हेलो स्टूडेंट्स। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। आज लास्ट क्लास होगा, ठीक है, मैथ्स पीवाईक्यूज का। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में अपन ने सर्कल देख रहे थे, सर्कल के क्वेश्चन को, और कुछ क्वेश्चन रह चुका था, ठीक है। जो मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको उसको करा दूंगा, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और इसको जल्दी से आप देख लेना क्योंकि एग्जाम अब सिर्फ 2 ही दिन है। तो इसको आप एंड में मैं इसलिए करा रहा हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ताकि आपको फ्रेशली रिवाइज रहे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन हो जाना, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। तो सर्कल के कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, उसको मैं सबसे पहले करा देता हूँ, देन आफ्टर पैराबोला पे मूव करूंगा, ठीक है। इफ द इक्वेशन, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द इक्वेशन ऑफ वन टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर 2, -1, ठीक है। अच्छा, ये जो 2, -1 है ना, वो सर्कल का सेंटर है, ठीक। तो एक कोई सर्कल में ड्रॉ कर देता हूं जिसका सेंटर 2, -1 दिया हुआ है, ठीक। तो मैंने आपको बोला था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन में या स्ट्रेट लाइन सर्कल, ठीक है, या कोनिक सेक्शन अगर है, फोटो सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा। अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है तो फोटो ही आपका क्वेश्चन सॉल्व कराएगा, ये मैंने आपको बोल दिया था, ठीक है। तो सबसे पहले सर्कल बनाया, उस पर आपको 2, -1 सेंटर मैंने लिख दिया, ठीक है। अच्छा, ओरिजिन से देखो, यहां पे लिखा हुआ है कि ओरिजिन से टैंजेंट ड्रॉ किए गए हैं। तो 2, -1 अगर यहां पे है तो ओरिजिन से टैंजेंट, अब ओरिजिन हो सकता है कि इधर भी हो सकता है कि 0, 0 यही हो, ठीक है। लेकिन उसने बोला हुआ है कि एक टैंजेंट की इक्वेशन 3x + y = 0 है, तो मेरे को अदर टैंजेंट का इक्वेशन बना दो। तो अगर दो टैंजेंट गिराना है सर्कल पे, दो टैंजेंट बनाना है, तो इसका मतलब 0, 0 पॉइंट जो होगा वो मेरा बाहर होगा, क्योंकि अगर पॉइंट ऑन दी सर्कल हो गया तो एक ही टैंजेंट देके जाएगा, या पढ़े होगे, ठीक है, कि अगर पॉइंट सर्कल पे लाई कर गया तो एक टैंजेंट बनाएगा, लेकिन अगर पॉइंट बाहर लाई कर गया तो दो दो टैंजेंट बनाएगा। एक टैंजेंट आपको ये हो गया, ठीक है, और ये हो गया दूसरा टैंजेंट, ओके। अच्छा, कहानी पकड़ में आ रही है, ध्यान से समझना, ठीक। जिसमें एक टैंजेंट की इक्वेशन वही दे दिया है 3x + y = 0, आपसे दूसरा टैंजेंट की इक्वेशन मांगा है। अब दूसरा टैंजेंट की इक्वेशन कुछ भी हो, लेकिन मेरे को ये पता चल गया कि ये भी ax + by = 0 होगा। वो सर कैसे आपको पता चल गया, क्योंकि 0, 0 से ड्रॉ किया गया है। अगर 0, 0 से ड्रॉ किया गया है तो ये लाइन की इक्वेशन में ध्यान से देखना, ये जो लाइन का इक्वेशन है और ये भी जो लाइन का इक्वेशन है, क्या दोनों लाइन पे 0, 0 तो जरूर लाइक करेगा, क्योंकि 0, 0 से ही ड्रॉ किया गया। तो 0, 0 इस पे भी लाइक करेगा, 0, 0 इस पे भी लाइक करेगा, तो कांस्टेंट 0 होगा, क्योंकि 0, 0 को रखोगे x और y की जगह तो कांस्टेंट की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। कहानी पकड़ में आ रही है। अच्छा, तो ये भी x + by = 0। अब मेरा पूरा दिमाग होगा a और b निकालने के ऊपर, क्योंकि अगर a और b मिल गया तो इस लाइन की इक्वेशन में लिख दूंगा। तो इस लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए आपको स्लोप और पॉइंट की जरूरत नहीं है। इस लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए आपको जस्ट a और b फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा दिया है सेंटर। अब हर किसी को पता है कि सेंटर से इसकी दूरी ही रेडियस होता है, ठीक है, और सेंटर से ये भी टचिंग पॉइंट है, इसकी भी दूरी, ये भी रेडियस ही होगा, तो दोनों दूरी बराबर होगा। तो अगर मैं ये डिस्टेंस क्या निकाल सकता हूं क्या, हाँ, कैसे निकाल सकता हूं, ये डिस्टेंस निकालने का तरीका होगा, पॉइंट को इसमें रख दो, ठीक है। पॉइंट से एक लाइन की दूरी निकालने का क्या तरीका होता है, पॉइंट्स को मैंने लाइन में खिला दिया, ठीक है, खिलाते ही 3 × 2 हो जाएगा और -1 हो जाएगा, ठीक है, मॉड होता है, अपॉन में अंडर द रूट में 3 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का स्क्वायर होता है और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट का स्क्वायर होता है 1। तो अब ऊपर देखोगे तो मेरे को दिख रहा है 3 × 2 6 -1 5 दिख रहा है ऊपर, ठीक है, और नीचे कहीं दिख रहा है 9 प्लस में 1 दैट इज √10 दिख रहा है, ठीक है। √10 दैट इज 2 × 5 होता है, ठीक है। तो ऊपर कहीं आपको √5 या मैं √5 से √5 कैंसिल हो गया, तो रूट में 5/2 दिख रहा है, देख लो यहां पे, ठीक है। सॉरी, हाँ, 3 × 6, सही है, सही है, सही है। 3 × 6 -1 5 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 + 1 10, तो रूट में 5/2, ठीक। तो ये दूरी हो गई रूट में 5/2। कहानी पकड़ में आ रही है। तो ये भी दूरी तो सर वही होगा ना, रूट में 5/2। अब सर ये निकालना है क्यों आपने, ये इसलिए निकाला क्योंकि अगर मैं अब इस पॉइंट से इस लाइन की दूरी जब निकालूंगा और उसको इक्वल करूंगा √5/2 से, तो कहीं ना कहीं x और y की जगह तो 2, -1 में रख दूंगा, हाँ, और a और b मेरे बच जाएंगे जिसको मैं निकाल लूंगा, और a और b तो निकालना है मेरे को। अच्छा,
कहानी पकड़ में आ रही है? देखो क्वेश्चन देखा आपने, इस टेंजेंट का इक्वेशन 3x प्लस वाई इक्वल टू 0 था, लेकिन इस टेंजेंट का इक्वेशन बच्चा सोच रहा है लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए एक तो टेंजेंट का कॉन्सेप्ट है, तो टेंजेंट का कुछ कॉन्सेप्ट लगाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें आपको पता चल गया कि इस लाइन की इक्वेशन ax प्लस बी वाई इक्वल टू 0 होगी, तो a और b जस्ट आपको निकालना है, और वो कैसे निकलेगा? इसकी दूरी और इसकी दूरी में बराबर कर दूंगा। तो अगर मैं 2 - 1 इसमें रखता हूं, तो 2 - 1 इस पे रखते ही ये हो जाएगा 2a, ठीक है? ओके, अब मान जो कल को इस रास्ते से काम नहीं बना तो फिर दूसरा रास्ता अपना अपनाएंगे, लेकिन सबसे पहले इसको तो चेक कर लें, 2a। ओके, अच्छा, -1 2a हो गया, ओके, और y की जगह -1 रखते ही माइनस का b हो गया, ठीक है, 2a माइनस b। ओके, और नीचे क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा अंडर द रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और y स्क्वायर का कोफिशिएंट। ये पूरी कहानी बराबर है रूट में 5/2 के, ठीक। अच्छा, कितने लोगों को दिखा कि रूट दिखते ही तो मेरे मन में एक ही ख्याल आता है, सर स्क्वायर रूट स्क्वायर कर दो। अगर आपने स्क्वायर किया तो 2a का स्क्वायर कहीं 4a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में b स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 4ab, ठीक है। तब तक इन लोगों का स्क्वायर होते ये हो जाएगा 5/2, और ये इधर जाके स्क्वायर हो जाएगा तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अच्छा, अब पूरी कहानी में तो सर एक ही इक्वेशन आएगा, तो a और b निकालोगे कैसे? देखते हैं। ओके, अच्छा, तो इस कहानी से 2 की मल्टीप्लाई कर दी गई, तो ये हो गया 4 2 8a स्क्वायर प्लस में 2b स्क्वायर माइनस का 8ab, ठीक है। तब तक मैं इस भाई साहब को भी इधर ही लेके आ जाता हूं, 5a स्क्वायर माइनस में 5b स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो 8a स्क्वायर और 5a स्क्वायर घट के हो जाता है 3a स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से देखना, 2b स्क्वायर और माइनस 5b स्क्वायर कहीं माइनस का 3b स्क्वायर हो गया, ठीक है। अच्छा, ठीक, कहानी में सही चल रहा हूं ना? कैलकुलेशन तो कोई दिक्कत नहीं है, 8a स्क्वायर 5a स्क्वायर 3a स्क्वायर और 2b स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, सही है, माइनस का 8ab इक्वल टू 0। अच्छा, कितने लोगों को ऐसा फील हो रहा है कि सर एक काम करो, 3a स्क्वायर को यहां पे रखो, ठीक है, माइनस का 8ab को बीच में रख लो, माइनस का 3b स्क्वायर को इधर रख लो इक्वल टू 0, ये फैक्टराइज इजिली हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने पे 9 और माइनस करने पे 8, दो ही नंबर दुनिया में होंगे, क्या? 9 और 1। तो आप अपन क्या करेंगे? बीच वाले को स्प्लिट कर देंगे, 8ab को, 8ab को स्प्लिट करके मैं लिख सकता हूं 9ab प्लस में ab, ठीक है। बड़े वाले को माइनस का साइन दिया ताकि माइनस का साइन चाहिए, और दोनों को घटाना इसलिए एक माइनस और एक प्लस, माइनस का 3b स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। बोलो यहां से कॉमन क्या लूं? क्या 3a को कॉमन ले लूं? हाँ, 3a के कॉमन आते हैं, यहां पे हो गया a माइनस में 3b, ठीक है। अच्छा, प्लस में यहां से कॉमन लेने को मेरे को बोलोगे तो मैं b को कॉमन ले लूंगा, b के कॉमन लेते हैं, यहां से हो गया a माइनस में 3b इक्वल टू 0। अच्छा, अब इस कहानी को इधर समझो, इस कहानी को इधर समझोगे तो कहीं 3a प्लस b और a माइनस 3b तो नहीं दिख जाएगा इक्वल टू 0? हाँ सर, तो a और b में अपने आप जब a और b की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी ना, तभी मेरे को समझ में आ गया कि a और b में लीनियर का दो इक्वेशन तो ये खुद में देके जाएगा। नहीं तो बच्चा सोचेगा सर a और b दो वेरिएबल है और आप एक ही इक्वेशन निकाल रहे हो। अब एक ही इक्वेशन से दो वेरिएबल तो नहीं सॉल्व हो पाएगा, हाँ नहीं हो पाएगा, लेकिन वो लीनियर का अगर क्वाड्रेटिक में है तो ये खुद में दो लीनियर का इक्वेशन देके जाएगा। देखो ना, देके गया कि नहीं देके गया। अब इसके बाद आप दुनिया को बोलोगे 3a प्लस बी इक्वल टू 0, हाँ। दूसरा आप बोलोगे a माइनस 3b इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू 3b। ओके, तो मैं a की जगह 3b रख दूं क्या? तो 3 इंटू 3b प्लस में b इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो गया 9b प्लस में b इक्वल टू 0। ओके, सॉरी, एक मिनट। ओके, इसको इसमें नहीं रखेंगे, डायरेक्ट इक्वेशन में रखेंगे। ओके, यहां से मेरे को पता चल गया a की वैल्यू 3b, a इज इक्वल टू 3b, यहां से ये देके गया और ये देके गया a इज इक्वल टू माइनस b बाई 3। अब दोनों ही a की वैल्यू है, मेरे को ऑप्शन फिर मैच करना पड़ेगा लास्ट में। तो a इज इक्वल टू 3b, मेरा इक्वेशन था ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो मैं क्या काम करूंगा कि मेरे को a की जगह 3b रख लेना चाहिए। अगर मैंने रखा तो ये हो गया 3bx प्लस में by इक्वल टू 0। कितने लोगों को दिखा b कॉमन लेके खत्म हो गया, और b की वैल्यू अभी देख भी रहे थे कि अब 0 आ रहा था, ठीक है। तो 3x प्लस में y इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हो गई। ओके, ठीक है, 3x प्लस वाई इक्वल टू 0। अब ऐसा ऑप्शन में नहीं होगा तो फिर इससे देखेंगे, 3x प्लस वाई इक्वल टू 0 है क्या? ओके, a की जगह 3b रखा, ठीक है। 3bx हो गया और यहां से by, ओके, इज इक्वल टू 0। तो 3x प्लस वाई ऑप्शन में नहीं दिया क्या?
3x माइनस वाई दिया हुआ है, 3x प्लस वाई नहीं दिया, इसका मतलब ये वाला चलेगा, a इज इक्वल टू माइनस बी बाई थ्री, तो ax की जगह माइनस बी बाई थ्री एक्स, ठीक है, प्लस में बी वाई इक्वल टू जीरो, तो b का खत्म हो गया माइनस एक्स बाई थ्री, प्लस में y इक्वल टू जीरो, तो ये हो गया माइनस एक्स प्लस में 3y इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो 3y माइनस एक्स इक्वल टू जीरो है क्या ऑप्शन में? ये भी नहीं है, 3y माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, ओके। अब ये बोलो, या फिर आप अगर माइनस कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो x माइनस 3y इक्वल टू जीरो, ये ऑप्शन दिया तो है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख के बिल्कुल नहीं डरना, ऐसे क्वेश्चन देख के बच्चे स्किप ही करते हैं, ठीक। और मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो भी अपलोड किया पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी का, जिसमें मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि जैसे ये क्वेश्चन देखे आपको लगा कि ये नहीं समझ में आया, एक बार आपने पढ़ा, और देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन सिर्फ पढ़ना नहीं, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, मैथ्स में बहुत सारे चैप्टर, अब हर चैप्टर के क्वेश्चन का अलग अलग स्ट्रेटेजी है, लेकिन मैथ्स में स्पेशली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मेरा ये टिप्स ले लो कि फोटो बनाना, जैसे जैसे पढ़ना वैसे वैसे फोटो बनाना, फोटो बनाने के बाद अगर आपको समझ में नहीं आया देन स्किप करना, और मेरा बात मानना ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन सबसे लास्ट में करना, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कंपेयर टू अदर चैप्टर्स, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले आपने पढ़ा क्वेश्चन को, जैसे क्या लिखा हुआ, द साइड ए बी ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज फिक्स, ठीक है, चलो, एंड इज ऑफ लेंथ 2a, ठीक। तो मेरे को इतना बात समझ में आ गया कि एक ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल में इसकी लेंथ 2a है, सभी साइड की है क्या, द साइड ए बी ऑफ ट्रायंगल एबीसी, नहीं ए बी का है, तो ए ये हो गया, बी ये हो गया, ठीक है, तो बचा हुआ ऑब्वियस सी बात है सी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और ए बी की लेंथ 2a है, तो देखो जैसे जैसे मैं पढ़ रहा हूं, इस लाइन को मैंने पढ़ा, अभी तक मैंने इतना ही पढ़ा, आगे का मैंने कुछ नहीं पढ़ा, इतना पढ़ा और इसका फोटो मैंने बना लिया यहां पे, अब मेरे को ये बोला हुआ बात से ज्यादा ये समझ में आ रहा है, ठीक है। द वर्टेक्स मूव्स इन द प्लेन, ये जितने भी वर्टेक्स है ना सब के सब प्लेन में मूव कर रहे हैं, अच्छा, अब मूव तो करते हुए नहीं दिखाना है, सच दैट द वर्टिकल एंगल इज ऑलवेज कांस्टेंट, वर्टिकल एंगल ये होता है बीच का, अब ये कांस्टेंट है तो मैंने इसको अल्फा बोल दिया, अच्छा ये भी अल्फा बोला हुआ है, ठीक है। लेट एक्स एक्सिस बी अलोंग ए बी, ये इंटरेस्टिंग बात बोल दिया, क्या कि ये जो ए बी है ना ये कोई नॉर्मल लाइन नहीं है, ये एक्चुअल में एक्स एक्सिस है, तो इसको अगर आप एक्सटेंड कर दो तो ये अपने आप में एक्स एक्सिस है, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा सर, एक्स एक्सिस होने से क्या फर्क पड़ेगा, पड़ेगा ना फर्क, एक्स एक्सिस होने से ये फर्क पड़ेगा कि अगर एक, अच्छा आगे और भी कुछ बोला है क्या, ए बी एंड द ओरिजिन बी एट ए, ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि ए को उसने ओरिजिन बोल दिया, मैंने ये 0,0 है, ठीक है। अच्छा, देन द लोकस ऑफ द वर्टेक्स, अच्छा लोकस का क्वेश्चन है, तो लोकस का क्वेश्चन का एक मेरा टिप्स ले लो, क्या लोकस का क्वेश्चन का सबसे पहला काम, ठीक, जिसकी लोकस बताना हो उसको h कॉमा के मानो, लेट करो, ठीक है, किसको लेट करो h कॉमा के, जिसका लोकस पूछे, जिसका लोकस पूछे, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या, h कॉमा के में कंडीशन ढूंढो, ठीक है, हमेशा h कॉमा के में कुछ ना कुछ कंडीशन दिया होगा, उसी को आपको ढूंढना है, ठीक है। तीसरा फिर एट लास्ट, ओके, h कॉमा के की जगह x कॉमा वाई बोल दो। अच्छा एक बात इसमें, इन दोनों दो और तीसरे स्टेप में एक बात छुपा होता है, क्या बात छुपा होता है कि जरूर कुछ ना कुछ कभी ना पैरामेट्रिक चीजें आ जाती हैं, पैरामेट्रिक मतलब वेरिएबल चीजें जो बदलेंगी, ठीक है, तो इनको रिमूव करो, लोकस का मतलब ही होता है रिमूव पैरामेट्रिक, पैरामीट्रिक को रिमूव करना ही लोकस बताना होता है, ठीक है। लोकस एक एक्चुअल में पाथ होता है, जैसे कि सर नहीं समझ में आया, जैसे मान लो अभी अभी इसने बोला कि ये इसके वर्टेक्स प्लेन में घूम रहे हैं, तो अभी एबीसी यहां पे है, कल को उठ के एबीसी यहां पे आएंगे, कल को उठ के एबीसी यहां पे आएंगे, तो ऐसे घूम के क्या पाथ बनाएंगे, जैसे मैं यहां पे हूं, ठीक है, मैं आगे बढ़ा यहां पे आया, फिर मैं आगे बढ़ूंगा यहां पे आऊंगा, तो मैं अगर एक स्ट्रेट लाइन में ऐसे घूम रहा हूं तो मेरा पाथ एक स्ट्रेट लाइन है, तो दैट स्ट्रेट लाइन इज लोकस। तो अगर मैं एक पॉइंट हूं, ठीक है, जो मैं आगे बढ़ूं अगर मान जाओ, तो आगे बढ़ने से मैं क्या बनाऊंगा, मैं स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा, और अगर मैं गोल घूम गया तो सर्कल बनाऊंगा, तो ऐसे ही ये एबीसी घूम रहे हैं, तो घूम के कौन सा पाथ बनाएंगे वही आपको बताना है, ठीक है। इतना आपको कहानी में नहीं समझना है, आपको जस्ट मैथ्स के टर्म्स में ये 3 तरीका ध्यान में रखना है। क्या, अब मान जाओ कि h कॉमा के मानना है सर जिसका लोकस बताना है, अब सामने वाले ने बोला वर्टेक्स का बताना है, तो वर्टेक्स के नाम पे ये क्या नोन हो गया,
0,0, तो इसको तो h कॉमा के मानना बेवकूफी होगा। अच्छा, बी को भी h कॉमा के मानना बेवकूफी होगा। क्यों? क्योंकि अगर उसने बोल दिया ये 2a लेंथ का है और a भी x एक्सिस पे है, तो कितने लोगों को समझ में ये 2a,0 है, तो ये भी मेरे को नोन हो गया 2a,0। अब बच गया यही c। तो अगर इसके बारे में कुछ नहीं पता ना, तो मैं इसको h कॉमा के बोल दूं कि नहीं बोल दूं? हाँ, अब कंडीशन ढूंढूंगा h कॉमा के में, एक ऐसा कंडीशन ढूंढूंगा जिसमें h कॉमा के आ जाए। अब बताओ क्या कंडीशन होगा? एक बच्चा बोलेगा सर कुछ समझ नहीं आ रहा, ये कंडीशन ही नहीं समझ में आ रहा है। कंडीशन ही समझना तो खेल होता है, ये बच्चा जो कर ले वो लोगोस का क्वेश्चन कर देगा। तो एक कंडीशन मेरे को ये दिख रही है कि डिस्टेंस बोला हुआ है 2a, ठीक है, लेकिन इस डिस्टेंस का काम तो यहां पे आ गया कि ये 2a,0 हो गया। दूसरा, इस एंगल के बारे में बोला हुआ है। कंडीशन को ढूंढने आपको कहीं जाना नहीं है, आपको डेटा को एनालिसिस करना है, क्या क्या गिवन है। तो इस क्वेश्चन ने दो डेटा मेरे सामने दिया हुआ है। एक डेटा दिया हुआ है कि 2a लेंथ है ट्रायंगल की, ठीक है, दूसरा डेटा दिया है कि वर्टिकल एंगल अल्फा एंगल बना रहे। ये बस दो ही डेटा है मेरे पास। तो इस दो डेटा का यूज करके मेरे को कंडीशन सोचना पड़ेगा कि h कॉमा के में क्या कंडीशन हो सकती है। तो 2a लेंथ का यूज तो मैं कर चुका, 2a लेंथ h कॉमा के से कुछ लेना देना भी नहीं, हालांकि ये भी 2a होगा, ठीक है, ये भी 2a होगा। तो एक बच्चा बोलेगा सर यहां से यहां की दूरी को मैं 2a से इक्वेट कर दूं क्या? मतलब अंडर द रूट में h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर को 2a बोल दूं? चलो मान जो एक सेकंड के लिए मैं बोल ही देता हूं, अंडर द रूट में ओके एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 2a बोल दिया, ठीक है। अच्छा, इसकी दूरी भी 2a होगी, तो अंडर द रूट में ओके 2a माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर इज इक्वल टू मैंने 2a बोल दिया। अब ये और ये मैं इक्वेट कर दूं, ओके। अब ये और ये इक्वेट करने से h और k पैरामीटर तो रिमूव नहीं होंगे। h और k में अब मान लो इनको जैसे इक्वेट कर दिया, अंडर द रूट में एच स्क्वायर, यहीं पे देखते हैं, अंडर द रूट में एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ओके इक्वल टू अंडर द रूट में 2a माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर। ये भी एक लोकस हो सकता है, ठीक है, इसमें भी h और k की जगह आप एक्स वाई रख सकते हो। लेकिन ऑप्शन में आप देखोगे ना, तो फिर आपको पता चलेगा आपको अल्फा ढूंढना पड़ेगा। देखो ना, हर ऑप्शन में अल्फा है, हालांकि अल्फा नहीं दिया रहता तो ये भी आप एक लोकस बोल सकते थे कि मैंने सर 2a का यूज कर लिया, ये डिस्टेंस वाले कंडीशन का यूज कर लिया मैंने, इन दोनों की बराबर और ये दोनों लेंथ। अच्छा एक मिनट, सॉरी, इक्विलैटरल ट्रायंगल कहां बोला? इसलिए बोल रहा हूं, इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं बोला, उसने तो बोला केवल इसकी लेंथ 2a है, सारे साइड की लेंथ 2a थोड़ी बोला है। ओ हो, ठीक है, ये गड़बड़ कर दिया मैंने, तो ये तो होगा ही नहीं। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल होता तो ये हो सकता था, ठीक है, तो इसको मिटाना पड़ेगा। तो अब मेरे पास सिर्फ एक ही कंडीशन है, एंगल वाला कंडीशन। ये कंडीशन तो है ही नहीं, क्यों नहीं कंडीशन है? क्योंकि 2a इसकी लेंथ है केवल, ए बी की, बी ए सी और बी सी की लेंथ 2a नहीं है, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, कहीं नहीं बोला क्वेश्चन में, ठीक है। तो h कॉमा के का 2a से कोई लेना देना नहीं है, h कॉमा के का सिर्फ एक ही से मतलब है अल्फा एंगल दिया हुआ है। तो अगर अल्फा एंगल दिया हुआ है तो एक्चुअल में अल्फा एंगल मेरे लिए दो लाइनों के बीच का एंगल है, टू लाइंस के बीच का एंगल है अल्फा, का एंगल है अल्फा। अच्छा, लेकिन मेरे सर ने सिखाया है कि दो लाइन के बीच का एंगल होता है tan अल्फा, जैसे कि आज के दिन अल्फा है तो tan अल्फा इज इक्वल टू m1 प्लस में m2 अपॉन में 1 माइनस m1 इंटू m2, यही होता है ना, शायद यही होता है। अच्छा, m1 क्या होता है? पहले लाइन की स्लोप, m2 क्या होता है? दूसरे लाइन की स्लोप। अब बताओ इसका स्लोप क्या होगा, जल्दी से यहीं पे सोच लेते हैं, इसका स्लोप बोलो क्या होगा। अब बच्चा सोच रहा है इसका स्लोप क्या होगा, तो इसका स्लोप के लिए y2 माइनस y1 मतलब k माइनस 0 k, ठीक है, h माइनस 0 h मतलब k बाई h बोल दू क्या? हाँ, ओके, इसका स्लोप बोलो, बच्चा दिमाग लग रहा है, यहां से k माइनस 0 k, ठीक है। अच्छा, फिर अगर यहां से k को पकड़ा तो यहां से h को पकड़ना होता है, h माइनस में 2a, ठीक है, तो k अपॉन में h माइनस 2a, मेरे साथ रहना बिल्कुल, ओके। तो tan अल्फा इज इक्वल टू, मैं बोलने जा रहा हूं m1 मतलब पहले लाइन की स्लोप k बाई h बोल दूं? हाँ सर बोल दो, प्लस में, ठीक है, प्लस में आपको k अपॉन में h माइनस 2a, k अपॉन में h माइनस 2a, ओके, डरना बिल्कुल नहीं क्योंकि ये कैंसिल हो ही जाएगा, m1 इंटू m2 में k बाई h इंटू k अपॉन में h माइनस में 2a। कहानी पकड़ में आई? कितने लोगों को दिख गया? लिखते ही दिख गया
कि सर ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कैंसिल होते ही ऊपर से हो जाएगा, देखना मैं क्या लिख रहा हूं, के एच माइनस में 2ka, समझने वाले समझ गए कैसे, प्लस में के, अरे एलसीएम लेके इसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूं जस्ट, ठीक है। नीचे से भी लोग समझ गए कि ये लिखा है सर एच स्क्वायर, ओके, माइनस का 2ah, ओके, माइनस का के स्क्वायर, ओके, ठीक है, इज इक्वल टू tan अल्फा भी चलेगा, क्योंकि tan अल्फा भी तो इधर है, हाँ चलेगा, हाँ। अब tan अल्फा की उधर मल्टीप्लाई कर दूं क्या, हाँ कर दो सर मल्टीप्लाई, ठीक है। या फिर एक काम करो, अभी तक तो सही चल रहा है कहानी में, एच के की जगह एक्स वाई रख ही लेते हैं, फिर देखते हैं। तो tan अल्फा इज इक्वल टू, कहीं आपको दिखेगा अगर मैंने एच के की जगह एक्स वाई रख दिया तो ये हो गया एक्स वाई, माइनस में हो गया 2ay, प्लस में y, अपॉन में एच स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, माइनस में 2ax, प्लस में y स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ठीक, इतना से दिख गया। अब आपको थोड़ा थोड़ा ऑप्शन भी दिखने लगेगा, ठीक है। अब इसके आगे क्या किया जाए, ठीक। अच्छा, एक गड़बड़ हो गया, फॉर्मूला में ही गड़बड़ हो गया कि m1 माइनस m2 यहां पे होता है और यहां पे होता है 1 प्लस m1 m2, माइनस यहां पे प्लस होता है, तो उस कारण से, और एक और गड़बड़ हो गया, h की मैंने यहां पे मल्टीप्लाई नहीं की, h, तो उस कारण से यहां पे माइनस और यहां पे भी माइनस हो जाएगा, ठीक है, ओके। और इधर की दुनिया में प्लस होता है ये, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस का एक्स वाई हो जाएगा। तो इससे ये होगा कि ये दोनों सर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं काम करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 2ax प्लस में वाई स्क्वायर को इधर भेज दूंगा, ओके, और इधर कहीं आपको हो जाएगा, ये माइनस है ना ऊपर, सही है, ओके, तो माइनस होने से ये प्लस हो जाएगा ना, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, या फिर सही है, एक बार साइन थोड़ा मैच कर लेते हैं, m1 माइनस का m2 है तो ये माइनस हो गया, ठीक है। तो माइनस होने से ये kh और 2a की मल्टीप्लाई k से, तो माइनस का 2ka, सही है, और माइनस में kh, हाँ सही है, सही है, माइनस का 2a k ही होगा, तो माइनस में 2ay, tan अल्फा इधर जाके हो जाएगा cot अल्फा, ठीक है। तो ये हो जाएगा फाइनली आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस में 2ax प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2ay cot अल्फा इक्वल टू 0। है क्या कोई ऐसा ऑप्शन, एक्स स्क्वायर प्लस में 2ax, एक्स स्क्वायर प्लस में 2ax, तो साइन का मेरे अकॉर्डिंग ना लग रहा है कुछ गड़बड़ किया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर तक तो मिल गया मेरे को, माइनस का 2ay, यही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। साइन का मैंने कुछ गड़बड़ किया, आप देख लेना, ऑप्शन नंबर बी मेरे को दिख रहा है, क्योंकि कॉट अल्फा ही होगा, कॉस अल्फा तो होगा नहीं, साइन अल्फा होगा नहीं, कॉस अल्फा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी मेरे को दिख रहा है। अब यहाँ पे साइन का गड़बड़ मैंने किया इसीलिए माइनस प्लस का, तो आपको देख लेना, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जा रहा हूँ, ठीक है। इसमें साइन के कारण नहीं हुआ, क्योंकि फॉर्मूला मैंने m1 माइनस m2 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आसान क्वेश्चन है, S1 की वैल्यू ये दिया हुआ है और S2 की वैल्यू ये दिया हुआ है, दो सर्कल है। कॉमन कोड का मतलब पता है आपको क्या होता है, जैसे एक सर्कल मैंने यहां पे बनाया, एक सर्कल मैंने यहां पे बनाया, क्या दोनों में ये कॉमन कोड होगा, हाँ, लेकिन कॉमन कोड तो सर मेरे को पता है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ही होती है, हाँ, ये अपने आप में एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी, समझ लेना आज से। कॉर्ड, कॉमन कॉर्ड हो चाहे कोई भी कॉर्ड हो, कॉर्ड हो, टेंजेंट हो, कुछ भी हो, एक लाइन ही तो होता है, तो कॉर्ड बोलो या टेंजेंट बोलो, एक लाइन की इक्वेशन होगा, ठीक है, ओके। अब अगर ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगा, तो मैंने बहुत ध्यान से सर्कल की इक्वेशन देखा, तो मेरे को पता चला कि अगर सर ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट को डिलीट कर दोगे, तो आगे के जो लोग हैं ये अपने आप में लीनियर वाले लोग हैं, ठीक है, कहानी पकड़ में आ रही है। अच्छा, तो सर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को खत्म कर देना होता है, हाँ, अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को आपने खत्म कर दिया तो बचा हुआ आदमी लीनियर होगा, और लीनियर अपने आप में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी, हाँ, लेकिन अगर खत्म करना चाहते हो
तो S1 मान जो कल को एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में कुछ भी हो आगे 2gx प्लस में 2fy, S2 अपने आप में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में कुछ भी हो आगे, ठीक है। आपको पता है अगर मैं इन दोनों को घटा देता हूं, S1 माइनस में S2 कर देता हूं, तो कितने लोगों को पकड़ में आ जाएगा कि सर ये माइनस होते हैं, ये और ये खत्म हो जाएंगे। तो अगर आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन चाहिए तो आप दोनों सर्कल की इक्वेशन को घटा दो, ठीक। अब एक बच्चा बोलेगा सर ठीक है सर घटा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज के दिन ये एक्स स्क्वायर में पी की मल्टीप्लाई है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसमें भी एलिमिनेशन मेथड आपको तो पता ही होगा ना, तो इसमें भी मैं पी की मल्टीप्लाई कर देता हूं, पी की मल्टीप्लाई करते ही हो जाएगा पी एस टू, और इधर के इलाके में पी एक्स स्क्वायर प्लस में पी वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब आगे क्या होगा मेरे को नहीं पता, क्योंकि वो घट के लीनियर ही बनेगा। अब अगर मैं घटाऊंगा तो कितने लोग समझ में आ गया, घटेगा S1 माइनस में PS2, ठीक है, इज इक्वल टू, अब ऊपर से पी एक्स स्क्वायर पी वाई स्क्वायर और ये पी एक्स स्क्वायर पी वाई स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो बचा हुआ आदमी मेरे को स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बना के दे के जाएगा। तो एक्चुअल में S1 माइनस में PS2 करना होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, S1 माइनस में PS2। ओके, तो समझे होगे कॉन्सेप्ट तो सही है, नहीं तो डायरेक्ट याद कर लियोगे कि कॉर्ड की इक्वेशन S1 माइनस S2 होता है, तो फिर आप ऑप्शन नंबर ए पे टिक करके आ जाओगे, जो कि गलत होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि अगर दो सर्कल की इक्वेशन दी हुई है, मेरे को कॉर्ड की इक्वेशन चाहिए, कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन। कॉमन कॉर्ड होता क्या है, स्ट्रेट लाइन। तो सर्कल की इक्वेशन से स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कब मैं बना पाऊंगा, जब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट को डिलीट कर दूंगा, ठीक है। तो दोनों को घटाऊंगा तो नहीं डिलीट हो पाएगा, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट p है और इसका कोएफिशिएंट भी p है, तो मेरे को इसमें से p की मल्टीप्लाई करके फिर घटाना पड़ेगा, ताकि ये भी पी एक्स स्क्वायर और पी वाई स्क्वायर बन जाए। सिंपल जैसे अपन एलिमिनेशन मेथड में करते हैं। ओके, चलिए अगला शायद लास्ट क्वेश्चन है सर्कल का, इसके बाद पैराबोला फिर देखेंगे। अ स्ट्रेट लाइन मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए एंड बी। ओके, एक कोई स्ट्रेट लाइन है, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो ये फोटो तो बिल्कुल ध्यान में रखना, बिल्कुल ये ध्यान में रखना है, ये बहुत काम में आएगा आपको जब भी ये लाइन पढ़ना। स्ट्रेट लाइन मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब होता है एक्स एक्सिस पे भी मिल रहा है और वाई एक्सिस पे भी मिल रहा है, ठीक है। कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ए एंड बी, तो इसका यही मतलब होता है, मतलब ए इसको बोल देना, बी इसको बोल देना, ठीक है। अच्छा, ये बनाते ही एक और बात आपको लगे हाथ लिख ही देना है, उसके बाद कहानी अगर कुछ होगा तो फिर देखेंगे, ठीक है। आपको लगे हाथ क्या लिख देना है, ए का कोऑर्डिनेट बोल देना है अल्फा कॉमा 0, क्योंकि आपको पता है एक्स एक्सिस पे पड़ेगा तो एक्स कोऑर्डिनेट तो होगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, और इसको बोल देना है 0 कॉमा बीटा। ये याद कर लो, बिल्कुल जब भी लाइन पढ़ना ये काम कर देना। अभी तक आगे का मैं क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं हूं। अब आगे क्या बोल रहा है, अ सर्कल इज सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट द ट्रायंगल ओ ए बी। अच्छा, जिसमें ओ आपको ओरिजिन है, ठीक है। अब सुनना कहानी में, ओ अगर ओरिजिन है, एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब्ड कर दिया गया, मतलब इस ट्रायंगल के ऊपर से बना दिया गया, ठीक है। ओ बीइंग द ओरिजिन, सर्कमस्क्राइब्ड का मतलब क्या होता है, समझ जाओ। इनस्क्राइब्ड का मतलब होता है अंदर, सर्कमस्क्राइब्ड का मतलब होता है बाहर, मतलब इसके वर्टेक्स को से जाते हुए, गुजरते हुए एक सर्कल ड्रॉ कर दिया गया। तो आपको पता है ये एक सेमी सर्कल होता है, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि ओ ए बी अपने आप में एक सेमी सर्कल होगा, ठीक है। कहानी पकड़ में आ रही है? ओके, ये अपने पढ़ा होगा ना कि सेमी सर्कल है, ठीक है। ओके, तो ओ ए बी अपने आप में अगर सर सेमी सर्कल है ना, तो ए बी कोई नॉर्मल लाइन नहीं है। कौन है सर ए बी? ए बी अपने आप में डायमीटर है, क्योंकि सेमी सर्कल कहने का मतलब कि इसके बाद जो आधा सर्कल बनेगा उसमें ए बी बीच में होगा। तो एक सर्कल पे जो बीच वाली लाइन होती है, जो सेंटर से होके गुजरे, वो डायमीटर होता है, और बीच से गुजरना माने सेंटर से ही गुजरना होता है शायद, ठीक है। तो बीच वाली जो लाइन होती है, जो सर्कल को आधा आधा भागों में बांट दे, डिवाइड कर दे, सिमेट्रिक लाइन, वो डायमीटर ही होती है, ठीक है। तो ए बी अपने आप में डायमीटर है। अगर ए बी अपने आप में डायमीटर है तो ए एंड बी डायमेट्रिक पॉइंट्स है, तो मैं डायरेक्ट इस सर्कल की इक्वेशन लिख सकता हूं, इस सर्कल की इक्वेशन लिख सकता हूं। बोलो इस सर्कल का इक्वेशन डायमेट्रिक फॉर्म में, x माइनस x1, तो किसी को मान लू क्या x1, अच्छा एक मिनट,
सर्कल इज सर्कमस्क्राइब अबाउट द ट्रायंगल ओएबी, ठीक है। एक मिनट मैं देख लेता हूँ अल्फा बीटा के नाम पे कुछ दिया है क्या। आगे क्या बोल रहा है अभी मैं, इफ एम एंड, आगे वाला भी पढ़ ही लेता हूं। इफ एम एंड एन आर द डिस्टेंसेस ऑफ द टेंजेंट, एक मिनट, इफ एम एंड एन आर द डिस्टेंसेस ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल एट द ओरिजिन फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी, अच्छा, देन डायमीटर ऑफ द सर्कल। अच्छा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बोला है एम एंड एन जो है ना वो डिस्टेंसेस ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल एट द ओरिजिन, ओरिजिन पे एक टेंजेंट बना दिया गया, ठीक है। अच्छा, एक टेंजेंट बना दिया गया ओरिजिन पे, ठीक है, ये टेंजेंट हो गया। और इस टेंजेंट की खास बात क्या है कि ए से इसकी दूरी, इस टेंजेंट की ए से दूरी, माने ये वाली दूरी एम है, ठीक है, और ये वाली दूरी एन है। ये बोला है देखो कि सर्कल ओरिजिन पे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया और ए से उसकी दूरी एम है और एन से, बी से उसकी दूरी एन है। कहानी पकड़ में आ गई। तो सर जिसको आप अल्फा कॉमा बीटा बोल रहे हो ना, आप नाम बदल सकते हो, आप एम एन में भी डील कर सकते हो, एम कॉमा जीरो और एन, जीरो कॉमा एन, फिर आपको डायमीटर बताना है। ओके, ठीक है, ओके। लेकिन अल्फा कॉमा बीटा में डील करते हैं, ठीक। तो सर्कल की इक्वेशन निकालने जाऊंगा तो x माइनस एक्स वन, एक्स माइनस अल्फा, ठीक है, और x माइनस एक्स टू, तो एक तो x माइनस जीरो हो जाएगा तो सिर्फ x हो गया, ठीक, ओके। प्लस में y माइनस वाई वन, तो एक तो y हो जाएगा y माइनस जीरो से और दूसरा हो जाएगा y माइनस बीटा इक्वल टू जीरो, ठीक है। अच्छा, तो यहां से हो जाएगा आपको एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा एक्स प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में बीटा एक्स इक्वल टू जीरो। ये सर्कल की इक्वेशन होगी। अब इस सर्कल से, क्योंकि उसने डिस्टेंस की बात की है, कहां से डिस्टेंस की, ए से इसकी दूरी एम है, तो अगर ए तो मेरे पास पॉइंट है और इसकी दूरी मैंने टेंजेंट की दूरी, तो अगर इस टेंजेंट की इक्वेशन में लिख दूं तो एक लाइन से एक पॉइंट की दूरी एम, वो वाला फॉर्मूला लगा लूंगा। तो मेरे पास पॉइंट है, मैं इस टेंजेंट की इक्वेशन निकालना चाह रहा हूं। टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए कितने लोग को पता है कि सर्कल का इक्वेशन लिखना पड़ता है, क्योंकि सर्कल का इक्वेशन मैंने लिखा, अब यहां से मैं टी इक्वल टू जीरो अप्लाई करूंगा। टी इक्वल टू जीरो मेरे को टेंजेंट की इक्वेशन देके जाएगा। टी इक्वल टू जीरो मैंने एक्स इंटू एक्स वन, इसको लिखा जाएगा एक्स इंटू एक्स वन, माइनस में अल्फा एक्स, तो एक्स को लिखा जाएगा एक्स प्लस में एक्स वन डिवाइडेड बाई टू। कहानी ये टी इक्वल टू जीरो करना आता है ना आपको, प्लस में वाई स्क्वायर मतलब बोलो वाई स्क्वायर मतलब कैसे लिखते हैं इसको, वाई इंटू वाई वन, ठीक है, माइनस में बीटा, एक्स को क्या लिख दूं, एक्स प्लस में एक्स वन बाई टू। अच्छा, ये एक्स वन वाई वन क्या होते हैं, ये एक्चुअल में जो एक्स वन वाई वन ये कौन है, ये टेंजेंट किस पॉइंट पे बना, तो ओरिजिन पे बनाना, हाँ वो कोऑर्डिनेट होते हैं। जिस पॉइंट पे टेंजेंट आप बनाए हो वही पॉइंट एक्स वन कॉमा वाई वन होते हैं। तो सर मेरे को एक्स वन की जगह जीरो और वाई वन की जगह जीरो रख देना चाहिए, इतना सिंपल काम। हाँ, एक्स वन और वाई वन की जगह जीरो होते ही सर ये खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ठीक है, ये भी खत्म हो गया और ये भी खत्म हो गया, ठीक है। एक मिनट, बीटा वाई है ना, हाँ वही बोल रहा हूं, बीटा वाई है तो ये वाई हो गया, ठीक है। अच्छा, तो ये खत्म होते ही मेरे को सर टेंजेंट की इक्वेशन अब दिखने लगी, यहां पे मैं लिख देता हूं। टेंजेंट की इक्वेशन मेरे को क्या दिखने लगी, देखना ध्यान से, माइनस का अल्फा एक्स बाई टू, ठीक है। अच्छा, माइनस का बीटा वाई बाई टू, हाँ सर टू को इधर जीरो से, ये दोनों तो खत्म हो गया, टू इधर जाएगा तो कितने लोगों को दिख गया, सिंपल सी इक्वेशन, अल्फा एक्स प्लस में बीटा वाई इक्वल टू जीरो। कॉन्स्टेंट तो होगा नहीं ना क्योंकि जीरो कॉमा जीरो है, अल्फा एक्स प्लस में बीटा वाई इक्वल टू जीरो। एक बच्चा बोलता है मेरे को सर इतना भी आपको करने की जरूरत नहीं थी, वो अल्फा एक्स प्लस में बीटा वाई इक्वल टू जीरो ही होता। अभी अभी देख के भी है कि अगर कोई भी लाइन जो ओरिजिन से गुजरती है वो ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू जीरो के फॉर्म में ही होती है। अभी अभी देख के आए इसे जस्ट लास्ट क्वेश्चन में, तो इतना भी आपको करने की जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट टेंजेंट की इक्वेशन लिख देते इस केस में। लेकिन इस केस में अगर मान लो 1,2 पे होता तो फिर नहीं कर पाते, फिर आपको ये प्रॉपर तरीके से करना पड़ता, ठीक है, क्योंकि उसमें कांस्टेंट भी आता, ठीक। तो इसलिए मैंने तरीका भी सिखा दिया, लेकिन अगर ओरिजिन से पास करता तो डायरेक्ट अपन एक्स प्लस में बी वाई इक्वल टू जीरो लिख सकते थे, ठीक है। अब ये लाइन है मेरे पास और ये पॉइंट है अल्फा कॉमा जीरो। अब अल्फा कॉमा जीरो से इसकी दूरी एम है, ठीक है, और जीरो कॉमा बीटा से इसकी दूरी एन है, तो मैं इसमें रख देता हूं, ठीक है। अगर मैंने रखा तो मेरे को पता चलेगा कि अल्फा बीटा में अल्फा कॉमा जीरो से इसकी दूरी, तो एक्स की जगह अल्फा रखना है
तो ऊपर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर, और y की जगह 0 रखना है तो अल्फा स्क्वायर हो गया, नीचे हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये डिस्टेंस हो गई, और ये सामने वाला बोल रहा है कि m के बराबर है। नई कहानी पकड़ में आया? जो m है वो अल्फा कॉमा 0 से इस लाइन की दूरी है। अब अल्फा कॉमा 0 से इस लाइन की दूरी, फॉर्मूला एक पॉइंट से एक लाइन की दूरी निकालने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये हो गया इज इक्वल टू m। सिमिलरली आपको पता चल जाएगा n भी कुछ नहीं है, बीटा स्क्वायर अंडर द रूट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू n है। अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है। सामने वाला आपसे डायमीटर पूछ रहा है, अब ये m है और ये n है, इसको देख के अगर पाइथागोरस थ्योरम से सोचोगे तो डायमीटर की वैल्यू कहीं अंडर द रूट में m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर नहीं होगा, तो अपन तलाश रहे हैं अंडर द रूट में m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, अंडर द रूट में m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, अंडर द रूट में m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ठीक है, ये तलाश रहे हैं अपन, ठीक है, इसको ढूंढ रहे हैं, ओके, ठीक। अंडर द रूट में m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, तो अंडर द रूट में m स्क्वायर की जगह आपने अगर आपने उसको रख दिया अल्फा स्क्वायर अपॉन में, ठीक है, ठीक, तो इस यहां पर रख दूंगा अंडर द रूट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, प्लस में n स्क्वायर की जगह बीटा स्क्वायर अपॉन में अंडर द रूट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, कितने लोग दिख गया? ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, ये रूट का अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, तो ये फाइनली मेरे पास रह जाएगा रूट का अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, देखो, ठीक है, यही रह जाएगा ना। अच्छा, इसको ऐसे ना सोच के ना ऐसे सोच लो कि अंडर द रूट में m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर नहीं, मैं अल्फा बीटा के फॉर्म में सोचता हूं, तो ये एक्चुअल में क्योंकि m n के फॉर्म में तो मेरे को लास्ट में सोचना है, दोनों को मेरे को रिलेट करना है कि अल्फा बीटा से m n कैसे रिलेटेड है, अंडर द रूट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक्चुअल में जो मेरे को निकालना है वो अंडर द रूट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है, ठीक है, मेरे को निकालना है अंडर द रूट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब कितने लोगों को देख के ही पता चल गया कि अंडर द रूट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इन दोनों को ऐड करके ही आएगा, अगर आप m प्लस n कर दोगे, ठीक है, तो ऊपर से आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और नीचे नीचे का एलसीएम आ जाएगा अंडर द रूट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो जाएगा, अंडर द रूट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बच जाएगा, जो कि मेरा डायमीटर है, ठीक है, ये मेरा डायमीटर आया था, तो आंसर इज m प्लस n, सिंपल, ठीक, ओके, ये मेरा आंसर हो गया m प्लस n, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन बहुत इजी था, इसमें कोई खास बात नहीं था, डायमीटर आपको डायरेक्ट टेंजेंट की इक्वेशन निकाल देना था, अल्फा एक्स प्लस बीटा और अल्फा बीटा को mn से रिलेट करना था, ठीक है, ओके, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराबोला, सर्कल खत्म। पैराबोला बहुत आसान होता है कंपेयर टू सर्कल, ठीक है, सर्कल स्ट्रेट लाइन भी आसानी होता है, सर्कल थोड़ा सा मुश्किल लगता है बच्चे को, पैराबोला आसान होता है कंपैरेटिवली, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले इसका एक मेन, इसका सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है ना वो मैं आपको समझा देता हूं। WBJEE में मैक्सिमम क्वेश्चन लाइन एंड सर्कल पे आते हैं, सॉरी लाइन एंड पैराबोला पे आते हैं, लाइन एंड पैराबोला, ठीक है, जिसमें आपको पहला लाइन दिया होगा कि द लाइन y इज माइनस रूट 3x प्लस में 3 इक्वल टू 0 कट्स दी पैराबोला दिस y स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 2। इसका क्या मतलब होता है कि कोई पैराबोला है, y स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 2, मान जाओ ऐसा, ये कोई पैराबोला बन गया, ठीक है। अच्छा, अब अगर एक लाइन इसको कट किया तो कट कुछ ऐसा करेगा, टच किया तो टच कुछ ऐसा करेगा, ठीक है। तो टच के केस में तो ये तो टेंजेंट वाला केस हो जाएगा, टेंजेंट वाला केस। और पैराबोला का टेंजेंट के 3 फॉर्म होते हैं, एक तो पैरामेट्रिक फॉर्म, ओके सर, पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है। अच्छा, दूसरा होता है स्लोप फॉर्म, ठीक है, a बाई एम, जिसमें कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होती है a बाई एम, ये होता है y इज इक्वल टू mx प्लस में c की जगह हो जाता है a बाई एम, ठीक है। अच्छा, तीसरा होता है t इक्वल टू 0 से निकाल लो, कर्व की इक्वेशन से टेंजेंट की इक्वेशन में पहुंचने का काम, ठीक। अच्छा, लेकिन अगर कल को कट वाला केस पता चल गया कि कट वाला केस है सर, कट कर रहा है, टच नहीं कर रहा, टच किया तो टेंजेंट वाला केस बन जाएगा, लेकिन अगर कट पड़ गया तो ये कोऑर्डिनेट होगा x1, y1, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट होगा x2, y2। कितने लोगों को पता चला कि सर ये लाइन पैराबोला से टकरा रहा है,
मतलब एक कर्व दूसरे कर्व से टकरा रहा है। अब दुनिया में कभी भी दो कर्व मान जो C1 एंड C2 टकराएं, ठीक है, टकरा गए, ठीक, तो इन दोनों पॉइंट्स को निकालने का क्या तरीका होता है? पॉइंट्स को कैसे निकालें? कैसे निकाले भैया पॉइंट्स को? तो इंटरसेक्शन मेथड यूज करते हैं। इंटरसेक्शन मेथड, जो कि क्या बोलता है इंटरसेक्शन मेथड? इंटरसेक्शन मेथड बोलता है सब्स्टिट्यूट करो एक की वैल्यू दूसरे में, सब्स्टिट्यूट करो एक की वैल्यू दूसरे में, ये लिख लेना, एक की वैल्यू दूसरे में। तो ये हमेशा ध्यान में रखना, जब भी दो कर्व टकराएंगे तो एक्चुअल में दोनों कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना होता है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकलता है सब्स्टिट्यूशन वाले तरीके से कि एक कर्व की कहानी को दूसरे में रख दो जस्ट, ठीक है। जैसे कि अब यहां पे जो दोनों कर्व है, एक तो है मेरा y माइनस में, ओके, √3x प्लस में 3 इक्वल टू 0, √3x प्लस में 3 इक्वल टू 0, ये मेरी लाइन की इक्वेशन होगी, ठीक है। अच्छा, पैरेलली पैराबोला की इक्वेशन क्या दी हुई है? y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, ठीक। अच्छा, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस में 2, ठीक। आगे का कहानी बोला हुआ है, आगे की कहानी भी मैं पढ़ ही लेता हूं। आगे की कहानी बोल रहा है कि ये दोनों कहीं ना कहीं लाइन इसको कट कर रही है, एक P पॉइंट पे और एक Q पॉइंट पे, माने ये कहीं P है, ये कहीं Q है, तो ये P और Q निकाल लोगे कैसे? ये, ठीक है। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, कोई x एक रैंडम पॉइंट दे दिया √3,0, अब इस x से P की दूरी मल्टीप्लाई में इस x की Q से दूरी आपको बताना है। अच्छा, ये इसलिए पूछा है ना क्वेश्चन में xp इंटू एक्स क्यू, क्योंकि अगर आप xp इंटू एक्स क्यू को देखोगे, xp इंटू एक्स क्यू को देखोगे, सबसे पहले आप बताओ x क्या है? x सर सामने से दिया हुआ है √3,0, ठीक है, √3,0, अच्छा, ठीक। p सर कोई एक नॉर्मल पॉइंट है पैराबोला पे, ठीक है। q भी एक कोई नॉर्मल पॉइंट है सर पैराबोला पे। क्या मैं इसको x1 y1 बोल सकता हूं? हाँ बिल्कुल। क्या इसको x2 y2 बोल सकता हूं? हाँ। ये x1 x2 और x2 y2 कैसे निकलेगा? इन दोनों का इंटरसेक्शन मेथड से, ठीक है। मैं y की वैल्यू इसमें रख दूंगा, मैं यहां से y की वैल्यू निकालूंगा, y की वैल्यू क्या है? रूट में x प्लस 2, इसमें खिला दूंगा, x1 x2 देके जाएगा, फिर x1 x2 मिलेगा, मैं y1 y2 निकाल लूंगा रख के दोबारा। आता है ना सब्स्टिट्यूशन वाला तरीका? अच्छा, ठीक है। लेकिन अभी इनका हिसाब किताब कर लेते हैं, एक्चुअल में पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट पॉइंट निकालना मुश्किल होगा। किसके कारण? ये दिख गया मेरे को √3, इरेशनल दिख गया ना, तो डायरेक्ट पॉइंट निकालना मुश्किल होगा। तो इसलिए क्वेश्चन बोल क्या रहा है एक्चुअली मैं वो समझता हूं। और ठीक है, इसको देख के मेरे को पता चला xp की वैल्यू बोलो, मैंने x से p की दूरी बोलो, क्या अंडर द रूट में x1 माइनस √3 का स्क्वायर बोल दूं? सोच जाना, ओके। अच्छा, प्लस में y1 का स्क्वायर, कहानी पकड़ में आई कि नहीं आई? हाँ सर आ गई आ गई आ गई, ठीक है। इन दोनों का डिस्टेंस सोच जाओ, अंडर द रूट में x और q का डिस्टेंस x2 माइनस √3 का स्क्वायर, सोच गए कि नहीं सोच गए बोलो? प्लस में y2 का स्क्वायर, सोच गए? अच्छा, पूरी कहानी में अगर ध्यान से देखोगे इन दोनों की कहानी में, तो मेरे को दिख रहा है x1 माइनस √3 की जगह कुछ लिख सकता हूं, देखो थोड़ा। क्या लिख सकते हो? x1 माइनस √3 कुछ लिख सकता हूं क्या? देखो देखो देखो, ठीक, या y की जगह ही लिख दूं, ठीक, या डायरेक्ट x की जगह लिख देता हूं। x की जगह अगर आप यहां से देखोगे तो x की जगह लिखा जा सकता है y प्लस में 3 अपॉन में y प्लस 3 को यहां पे रखा, फिर √3x को उधर ले जाऊंगा, फिर √3 को इधर लेते आऊंगा, √3 y प्लस 3 अपॉन में √3, ठीक है। तो इस कहानी में अगर मैं x की जगह रखूं, अच्छा एक तो मैं xp ना निकाल के xp स्क्वायर निकाल लेता हूं, क्योंकि xp स्क्वायर फिर आपको ये रूट नहीं दिखेगा उसमें, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, xp स्क्वायर निकाल लेते हैं, xp स्क्वायर, क्योंकि उसमें रूट नहीं दिखेगा, फिर अपन जो भी आएगा उसमें रूट बना देंगे, ठीक है। तो xp स्क्वायर देखोगे तो x की जगह क्या रखना है? y प्लस में 3 अपॉन में √3, y प्लस में 3 अपॉन में √3 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। देखना ध्यान से, ओके।
अच्छा, प्लस में y1 का होल स्क्वायर, प्लस में y1 का होल स्क्वायर, ठीक। अच्छा, यहां y1 है तो यहां भी y1 मैंने रख दिया, ओके। y1 का स्क्वायर प्लस में 9 प्लस में 6y1, कहानी पकड़ में आई? अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। प्लस में 3y1 स्क्वायर, ठीक, अपॉन में 3, कहानी पकड़ में आई कि नहीं आई? अच्छा, y1 स्क्वायर 3y1 स्क्वायर अगर सर मैं ऐड कर दूं तो मेरे को दिख जाएगा 4y1 स्क्वायर, दिखेगा कि नहीं दिखेगा बताओ जल्दी से, ठीक है। प्लस में 6y1 प्लस में 9 अपॉन में 3, ठीक है। अच्छा, माइनस का √3 छोड़ दिया, ठीक है। x की जगह एक्चुअल में ये √3x उधर गया, माइनस का √3 होगा यहाँ पे, ठीक। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। अगर आप देखोगे y माइनस में y प्लस में 3 इज इक्वल टू √3x हुआ, ठीक है, सही तो है। y प्लस में 3 अपॉन में माइनस का √3 यहाँ पे है, यहाँ पे x की तो सही मैंने रखा था, y प्लस में 3 अपॉन में √3, माइनस का √3 यहाँ पे है, माइनस का √3 मैंने छोड़ दिया यहाँ पे, ठीक है। वही मैं बोल रहा हूँ कि ये गड़बड़ हो रहा है थोड़ा सा, कैंसिल नहीं हो रहा था कुछ भी। माइनस का √3 का होल स्क्वायर ये रह गया था, ठीक है। तो इससे अगर देखोगे तो कहानी में इंटरेस्टिंग बात क्या होगी? अच्छा, प्लस में भी कुछ होगा ना, प्लस में हो जाएगा आपको ठीक है, y प्लस में 3 अपॉन में प्लस में y1 का स्क्वायर, प्लस में y1 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, y प्लस में 3 अपॉन में √3, ये 3 बना देगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं मेरे को दिखेगा y1 का स्क्वायर, ठीक है, देख लो ध्यान से, अपॉन में 3 दिख गया क्या आपको? y1 अपॉन में 3, क्योंकि ये 3 से 3 तो कैंसिल हो गया, प्लस में y1 का स्क्वायर, अच्छा, ठीक है। तो कहीं आपको 3y, ये 4y1 स्क्वायर दिख गया, 4y1 स्क्वायर अपॉन में 3, और वो भी रूट का। चलो एक्सपी पता करते हैं, एक्सपी स्क्वायर नहीं, क्योंकि ऐसा आ गया इसीलिए एक्सपी पता करते हैं, ठीक है। क्योंकि जो आया ये रूट से बाहर निकल जाएगा, ये बन जाएगा 2 मॉड y अपॉन में √3, ठीक है। अब सिमिलरली अगर आप x³ भी देख लोगे तो x³ क्या आ जाएगा? 2 मॉड y2 अपॉन में √3, क्योंकि उसमें भी तो कुछ नहीं करना, जस्ट आपको y1 की जगह y2 रखना है, क्योंकि ये भी तो x2 माइनस √3 का होल स्क्वायर प्लस में y2 का स्क्वायर है, तो x2 की जगह आप सेम टू सेम वही बात रखोगे लेकिन y2 के फॉर्म में रखोगे। तो सिमिलरली ये है, अगर आप दोनों की मल्टीप्लाई कर दोगे xp इंटू x3, जो क्वेश्चन वाला मेरे से मांग रहा है, ठीक है, तो क्वेश्चन वाला जो आपसे मांग रहा है xp इंटू x3, अगर आप उसको देखोगे तो हो जाएगा 4 मॉड में y1 इंटू y2, ओके, अपॉन में √3 और √3 की मल्टीप्लाई 3 ये। तो आपको फाइंड आउट करना है y1 इंटू y2, ओके, आपको फाइंड आउट करना है ये फाइंड आउट करना है आपको y1 इंटू y2। अब y1 इंटू y2 क्या है? अगर आप इन दोनों के मदद से y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे तो y1 इंटू y2 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, तो x1 y1 और x2 y2 मेरे लिए निकालना मुश्किल है क्योंकि इरेशनल फंक्शन दिया हुआ है, लेकिन y1 इंटू y2 में तो निकाल सकता हूं ना c बाई ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊंगा। और वो कैसे बनाऊंगा? देखो, मैं x को रिप्लेस कर दूंगा, मैं y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊंगा, ठीक है। तो y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए मैं x को रिप्लेस कर दूंगा, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी अभी देखे कि x की जगह क्या लिख सकते थे, x की जगह लिख सकते थे x की जगह लिख सकते थे y प्लस में 3 अपॉन में √3, ठीक है, प्लस का 2, ओके, अच्छा, ठीक, या फिर इसमें रख देता हूं क्योंकि यहां से फिर ये सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। √3y स्क्वायर यहां से हो गया, ये हो गया y प्लस में 3 प्लस में 2√3, ठीक है, तो ये हो गया √3y स्क्वायर माइनस का y, ओके, माइनस का 3, ठीक है, प्लस का 2√3, ऐसा बोल दूं क्या? हाँ, इक्वल टू 0, देखो
कोई गड़बड़? ठीक है, ओके। अच्छा अब बोलो, इसका एक रूट y1 होगा कि नहीं होगा? हाँ। दूसरा रूट y2 होगा कि नहीं होगा? अगर x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते तो x1 इंटू x2 होगा, लेकिन y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया क्योंकि मेरे को चाहिए था y1 इंटू y2। अब y1 इंटू y2 क्या होगा? c बाई ए। तो c के नाम पे कहीं 3 प्लस में 2√3 बोल दूं, वो भी माइनस का, हाँ। अपॉन में a के नाम पे क्या √3 बोल दूं, हाँ। ठीक है, बस इसको उठा के यहां पे रख दूंगा। तो 4 इंटू में y1 इंटू वाई की जगह 3 प्लस में, अच्छा मॉड का था तो इसलिए मैं डायरेक्ट पॉजिटिव में रख रहा हूं, 3 प्लस में 2, 3 प्लस में 2√3, ओके, अपॉन में 3, ओके। अच्छा अपॉन का √3 भी था इसमें, अपॉन में √3, ठीक है। अच्छा तो यहां से सर कुछ कैंसिल भी हो रहा है क्या? √3, ठीक है, √3 और ये भी एक √3 देगा, तो फाइनली हो जाएगा 4√3 प्लस में 2, ओके, अपॉन में 3 आंसर। अब है क्या कोई ऐसा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था ये कॉम्परेटिवली। तो पैराबोला का पहला क्वेश्चन 2025 का क्वेश्चन था ना, अच्छा क्वेश्चन था। देखो एक्सपी इंटू एक्स क्यू का मतलब समझना था कि एक्सपी इंटू एक्स क्यू है क्या। तो एक्सपी इंटू एक्स क्यू एक्चुअल में आपसे y1 इंटू वाई टू की डिमांड कर रहा है। मैंने एक्सपी इंटू एक्स क्यू लिखा जिसमें मैंने x को रिप्लेस कर दिया। अब एक बच्चा बोला सर x को ही क्यों रिप्लेस किया, y को भी तो कर सकते थे ना। हाँ, अगर आप y को रिप्लेस करते तो यहां पे x1 इंटू x2 के फॉर्म में आता, कोई फर्क नहीं होता। अगर आप y को रिप्लेस करते तो x1 इंटू x2 के फॉर्म में आता। तो फिर जब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते, फिर आप उसमें x वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते, और x वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए आपको y को रिप्लेस करना पड़ता। तो वहां से आपको x1 इंटू x2 की वैल्यू आती, फिर आप वो रख देते। तो आप x को रिप्लेस करके भी कर सकते थे, y को रिप्लेस करके भी कर सकते थे, ठीक है। अब एक बच्चा बोलेगा मेरे से कि सर आप इन दोनों से डायरेक्ट पॉइंट ही क्यों नहीं निकाले। सोचो ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, क्या यहां से आप श्रीधराचार्य मेथड का रूल लगा के क्या y1 और y2 निकाल पाते? आसान वाला नहीं सर, मुश्किल होता। फिर वो निकालते, फिर वहां से दूरी निकालते, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। ये जो था ये आसान तरीका था, ठीक है। नहीं तो आप डायरेक्ट पॉइंट निकाल के भी तो एक बच्चा सोचेगा सर डायरेक्ट पॉइंट निकाल के दूरी निकाल लेते हैं। तो डायरेक्ट पॉइंट निकालना वही अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता। अगर लाइन की क्वेश्चन बहुत आसान होती। अब सोचो यहां पे एक और तरीका बच्चा सोच सकता है ना कि डायरेक्ट सर एक काम करो, पी और क्यू तो मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूं, हाँ, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर वो लीनियर सॉरी वो इरेशनल नहीं होता ना √3, तब तो मैं डायरेक्ट पी और क्यू निकाल लेता। आसान कुछ आता, पी की वैल्यू कुछ आती 1,2, क्यू की वैल्यू आती कुछ 2,3 या 3,4, तो मैं 1,2 से इसकी दूरी निकाल लेता, 2,3 से इसकी दूरी निकाल लेता, दोनों दूरी को मल्टीप्लाई कर देता, सिंपल रहता तब। लेकिन अगर ये इरेशनल दे दिया तो पॉइंट ही अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड आएंगे, और पॉइंट कॉम्प्लिकेटेड ऊपर से इसकी दूरी यहां से कॉम्प्लिकेटेड, फिर दोनों की मल्टीप्लाई, कैलकुलेशन इतना टफ होता है कि आप छोड़ देते क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसीलिए y1 इंटू वाई टू वाला तरीका ये आसान है। देखो कितना आसान है, y1 इंटू वाई टू निकालना मुश्किल होता है। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट में करना क्या है, सी बाई ए। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोला एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ट्रायंगल ओएबी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। इनस्क्राइब्ड का मतलब होता है अंदर। पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax ऐसा दिखता है आपको पैराबोला, ठीक है। अच्छा ओके, ओएबी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया गया। अब ओएबी मतलब ओ ओरिजिन नहीं होगा, आपको बोला है क्या कहीं ओ ओरिजिन? ओ इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, a ग्रेटर देन 0। हाँ बोला है, तो o एज द वर्टेक्स, ठीक है, ओ वर्टेक्स बोला है। और आपको पता है कि इस पैराबोला का वर्टेक्स अपने आप में 0,0 ही होता है। तो बोलने का दूसरा तरीका हो गया कि ओ अपने आप में वर्टेक्स है, मतलब वो अपने आप में ओरिजिन ही है, ठीक है। तो यहां पे पड़ा है कहीं ओ, ठीक। देन द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल ओ ए बी, ये आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। अच्छा सर ए कहां पे है? इंस्क्राइब्ड का मतलब क्या होता है? अंदर ही अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर एक ट्रायंगल बना दिया गया, ये ए है। अच्छा अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इंपॉर्टेंट बात है कि बी बिल्कुल एग्जैक्टली यहां पे होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो, ठीक है, ये ओके। अच्छा ठीक, समझ में आ रहा है आपको? अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इससे ये फायदा होगा कि ए और बी यहां पे बिल्कुल एग्जैक्टली होंगे, तभी तो ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी। तो
ओ अगर अपने आप में 0,0 है, आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा लेंथ ऑफ द साइड, ठीक है। अच्छा अब सुनना, पैराबोला पे कोई भी पॉइंट अगर आपको एज्यूम करना हो तो एज्यूम किया जाता है 80 स्क्वायर 280, ठीक। ए की वैल्यू बोलो देख के, ए की वैल्यू सर ए ही है आज के दिन, 4ax में ए की वैल्यू ए होती है, 4 को छोड़ के जो बच गया वो ए होता है। जैसे कल को अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x दे दिया तो 8x को 4 के फॉर्म में सोचो, 4 इंटू 2x, तो 4 को छोड़ के जो रह गया, क्या रह गया 2, तो 2 मेरा ए हो जाता है। लेकिन आज के दिन मेरा ए ही है, तो इसलिए 80 स्क्वायर 280। ये फिर क्या हो जाएगा, अगर ये एग्जैक्टली नीचे है तो एक्स स्क्वायर 80 स्क्वायर होगा और वाई स्क्वायर -280 हो जाएगा। ओके ओके ओके, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल से आप क्या समझते हो, सारी दूरियां बराबर होंगी, हाँ। तो सब दूरी को बराबर कर दूं, ठीक है। अच्छा तो ओबी की दूरी, ओबी की दूरी सोचो क्या होगा, ओबी अंडर द रूट में 80 स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ठीक, तो जाना 80 स्क्वायर प्लस में 280 का होल स्क्वायर, यही होगा, हाँ ठीक, ओके ठीक है। अब OB की दूरी और OA की दूरी, O और A की दूरी, OA की दूरी भी इतनी ही होती है, एग्जैक्टली यही वाला होगा, तो इन दोनों को तो कंपेयर करके कोई फायदा नहीं होगा। हाँ AB की दूरी बताओ, AB की दूरी क्या हो जाएगी, अंडर द रूट में 80 स्क्वायर खत्म हो जाएगा, 280 ऐड होके 480 स्क्वायर हो जाएगा, रूट के अंदर से 480 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर तीनों साइड बराबर है तो इन दोनों को कंपेयर करके तो कुछ नहीं मिलेगा आपको, ये से ये कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर इन दोनों को कंपेयर कर देते हो, मतलब OB इज इक्वल टू AB कर देते हो, OB इज इक्वल टू AB अगर कर देते हो तो यहां से आपको दिखेगा OB की वैल्यू कितनी है, अंडर द रूट में 80 स्क्वायर, अंडर द रूट में 80 स्क्वायर प्लस में 280 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 480 स्क्वायर, 4a स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है। ओके एक मिनट, एक गड़बड़ हो गया क्या, 80 स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर होता है डिस्टेंस फॉर्मूला में, x माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है, तो 80 स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर टी की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। ये गड़बड़ हो गया यहाँ पे, a स्क्वायर टी की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। और 280 माइनस 0 का होल स्क्वायर होता है, तो 280 का होल स्क्वायर यहाँ पे किया हुआ हूँ, ठीक है। लेकिन 80 स्क्वायर का होल स्क्वायर मैंने नहीं किया, वो गड़बड़ हो गया था, तो 280 का होल स्क्वायर तो सही है, ठीक है, ओके ठीक। तो यहां पे a स्क्वायर टी की पावर 4 होगा, a स्क्वायर टी की पावर 4, ठीक है। अच्छा इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितनी आई थी, 480 आया था ना, हाँ ठीक। कितने लोगों को दिख गया कि a स्क्वायर और टी स्क्वायर बाहर आता हुआ नजर आ रहा है और 80 बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। अंडर द रूट में फंस गया मेरे को टी स्क्वायर यहां से, प्लस में ए को मैंने कॉमन निकाल लिया ना, 4 यहां से, हाँ इज इक्वल टू 80, 480 यहां से, तो 80 से 80 डिलीट कर दूं, 80 से 80 मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। टी की वैल्यू 0 नहीं हो सकती इसलिए मैंने डिलीट कर दिया, टी की वैल्यू 0 हो जाएगी तो फिर पैराबोला पे सभी पॉइंट 0,0 ही हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए 80 से 80 मैंने डिलीट कर दिया, ओके। डिलीट करते ही अंडर द रूट में टी स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 4 हो गया, ठीक। दोनों का स्क्वायर कर दूंगा तो टी स्क्वायर प्लस में 4 इज इक्वल टू 16 हो गया, ओके। तो टी स्क्वायर की वैल्यू कहीं आपको 16 माइनस 4 12 तो नहीं होता, हाँ, तो टी अपने आप में कहीं 2√3 हो गया, ठीक है, 2√3। तो 480 जो ए बी की वैल्यू आई थी 480, उसमें टी की जगह मेरे को 2√3 रख लेना चाहिए, तो आंसर इज 8a√3, मतलब 8√3a है क्या कोई ऐसा ऑप्शन, 8a√3 ऑप्शन नंबर ए। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल जो बोला था उसका जस्ट कॉन्सेप्ट लगाना था, दो साइड को मैंने कंपेयर करके टी की वैल्यू निकाल दी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है लेट ए बी दी पॉइंट 0,4 इन दी XY प्लेन एंड बी बी दी पॉइंट 2t, 0। देखना ये अच्छा क्वेश्चन है, ए एक पॉइंट है 0,4
ठीक है, एक्स वाई प्लेन में। हाँ, P be the point 2t, 0. Let L be the midpoint of AB. ओके, तो काम करते हैं 0,4 को ड्रॉ करते हैं। 0,4 कहां पे पाया जाएगा? 0,4 सर यहां पे कहीं पाया जाएगा, यहां पे। ये A हो गया मेरा 0,4। ठीक है, अच्छा 2t, 0 कहीं यहां पे पाया जाएगा, 2t, 0। ठीक है, मैंने ड्रॉ कर दिया। लेट L be the midpoint of AB, मतलब AB एक लाइन बन गई। ठीक है, अच्छा L इसका मिड पॉइंट है, ये L है इसका मिड पॉइंट। ठीक, अच्छा सुनना सुनना सुनना, मिड पॉइंट है तो मैंने ब्रैकेट खोल दिया क्योंकि फॉर्मूला लग जाएगा। ब्रैकेट खोलते ही मैं लिख भी दूं क्या इसके कोऑर्डिनेट? 2t/2 तो ये t हो गया। ठीक है, ये 4 + 0/2 तो t, 2 हो गया ये। ओके, t, 2। अच्छा, लेट L बी द मिड पॉइंट ऑफ AB, लेट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। कहानी में और भी आगे बोला हुआ है बहुत कुछ। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, ये B था। ठीक है, मीट दी वाई एक्सिस एट M, तो AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ ऐसा क्या मान जाओ, ऐसा ऐसा। ठीक है, जो कि जाके Y से भी टकरा रहा है। AB मीट द वाई एक्सिस इज M, अच्छा M पे मिल रहा है, M पे। ठीक है, लेट N बी द मिड पॉइंट ऑफ LM, तो ऑब्वियस ही बात है जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वो मिड पॉइंट से होके ही जाता है। ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी इसको डिवाइड करता है और मिड पॉइंट भी डिवाइड करता है, तो इसलिए जो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो L से ही जाएगा, तो LM एक लाइन बन गई। कहानी पकड़ नहीं आई? देखो मैं कैसे कर रहा हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन, पढ़ रहा हूं, फोटो बना रहा हूं, रटा हुआ थोड़ी है कुछ भी। पढ़ूंगा, फोटो बनाऊंगा, फिर दिमाग लगाऊंगा। बिना फोटो बनाए इसका सोच ही नहीं सकते, मतलब पॉसिबल ही नहीं, इम्पॉसिबल है कि ऐसे क्वेश्चन का बिना फोटो बनाए सोच भी पाओ। तो ऐसे क्वेश्चन में एक ही तरीका है, फोटो बनाओ फिर सोचो। ठीक है, तो वही मैं आगे सबसे पहले फोटो बना रहा हूं, जो जो बात बोला वो मैं लिख, जैसे ड्रॉ कर रहा हूं उसको ड्रॉ। ठीक है, तो एक तो आपको इंग्लिश आपको स्ट्रांग होना चाहिए, आपको पढ़ के समझ में आना चाहिए कि बोल क्या रहा है, और फिर उसको ड्रॉ कर लो। ठीक है, तो उसने यहां से बोला था लेट L बी द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो AB का मिड पॉइंट मैंने L यहां पे बना दिया, लगे आते इसका कोऑर्डिनेट भी लिख दिया t, 2। चलो ठीक है, AB लेट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, अब ये जो AB लाइन है ना, इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो y एक्सिस पे जाके मिल रहा है M पे। अब मेरे को पता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर y एक्सिस पे जाके M पे मिल रहा है, तो L पे भी मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑलवेज पासेस थ्रू मिड पॉइंट। क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करता क्या है? लाइन को डिवाइड करता है। मिड पॉइंट क्या करता है? लाइन को डिवाइड करता है। तो मिड पॉइंट और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो एक ही पॉइंट पे पाए जाएंगे ना। हाँ, तो LM एक लाइन बन गई, इसलिए वो बोल भी रहा है कि LM का जो मिड पॉइंट है N, तो इसका भी एक मिड पॉइंट है। कितने सारे मिड पॉइंट एक साथ दे गया, इसका भी एक मिड पॉइंट है N। और आपको इसका लोकस पूछा है, इसका लोकस H, के बोल दो, मैंने यही बोला था H, के बोलो, कंडीशन ढूंढो H, के में। तो H, के में एक ही कंडीशन है कि H, के क्या है, पूछो H, के है क्या? ML का मिड पॉइंट, ML का मिड पॉइंट, तो ML पे मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगेगा। हाँ, तो उसके लिए आपके पास M के डब्बे खुले होने चाहिए, पता होना चाहिए। हाँ, मतलब M का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए और L का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। अब L का कोऑर्डिनेट तो सर मैंने निकाल दिया t, 2। देखो ना, मैंने निकाल दिया t, 2। M के कोऑर्डिनेट कैसे निकालो, ये इंटरेस्टिंग खेल है। M का कोऑर्डिनेट कैसे निकालूं? तो M का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बच्चा दिमाग लगा रहा है कि सर M का कोऑर्डिनेट, एक बात तो पता चल गया कि कुछ भी हो लेकिन X कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। क्यों? क्योंकि M है कहां? Y एक्सिस पे। कहां बोला? अरे वही तो बोला, मिड द Y एक्सिस एट M। M Y एक्सिस पे है, तो इसका एक कोऑर्डिनेट तो सर X कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, Y कोऑर्डिनेट क्या होगा? वही दिमाग लगाना है मेरे को। ठीक है, अच्छा इसमें पैराबोला को लेके कुछ नहीं बोला क्या? अच्छा नहीं पूछा, ये लोकस और उसी में सर्कल पैराबोला, तो एक तो पैराबोला का क्वेश्चन करा रहा हूं तो बच्चा सोचेगा सर पैराबोला ही होगा लोकस। हाँ, तभी तो पैराबोला के चैप्टर में इसको करा रहा हूं। ठीक है, ओके, अच्छा तो पैराबोला का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है क्योंकि लोकस का क्वेश्चन है ये एक्चुअल में। ठीक है, एक्चुअल में स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है। ठीक, स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन, लेकिन पैराबोला इसकी लोकस होगी, इसीलिए पैराबोला चैप्टर में इसका क्वेश्चन में दे दिया है। ठीक है, अब बताओ M का दूसरा कोऑर्डिनेट क्या पता चलेगा? AB का मैंने मिड पॉइंट पता कर लिया t, 2। कैसे? AB का मिड पॉइंट था तो AB वाला फॉर्मूला लगा के इस पे t, 2 मैंने पता कर लिया। ठीक है, अब M का कैसे पता करना पड़ेगा सर? इसके लिए मेरे को एक बात समझ में आ रही है
कि कहीं ना कहीं सर एमएल का इक्वेशन ही लिख दो, इक्वेशन लिखने से सब पता चल जाएगा। कैसे इक्वेशन लिखने से सब पता चल जाएगा? सर इक्वेशन लिखने से मेरे को पता चला इसका एक्स एक्सिस 0, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, तो अगर इसके इक्वेशन में मैं एक्स की जगह 0 रख दूंगा तो वाई मेरे को मिल जाएगा। एमएल का इक्वेशन कैसे लिखूं? अब एमएल का इक्वेशन लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, आपके पास ए बी का इक्वेशन वो दिया हुआ है, तो कोऑर्डिनेट देना मैंने लाइन की इक्वेशन देना होता है, ठीक है। अच्छा, तो अगर ए बी का इक्वेशन पता होता है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का भी इक्वेशन पता होता है, ठीक है। अगर आप एल एम की इक्वेशन की डिमांड करोगे तो वो बोलेगा y माइनस में y1, y1 की जगह क्या 2 लिख दूं, हाँ, इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1, x माइनस में t, क्या यही होगा कि नहीं होगा? बोलो हाँ सर यही होगा, ठीक है। अच्छा स्लोप बताओ, तो ए बी का स्लोप बोलो क्या होगा? क्या 4 माइनस 0? सोचो ए बी का स्लोप सोचो, ए बी का स्लोप बोलो m1, y2 माइनस 1, 4 माइनस 0, हाँ ठीक है। फिर 0 माइनस 2t, क्योंकि यहां से घटाना शुरू किया तो यहां से भी घटाना, 0 माइनस 2t। बच्चा यहीं पे पता है क्या गलती करता है, 4 माइनस 0 किया फिर 2t माइनस 0, नहीं ऐसे नहीं, तो यहां से देखोगे तो कहीं माइनस 2/t दिख गया कि नहीं दिख गया? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का स्लोप जस्ट इसका उल्टा होता है माइनस लगा के, तो t/2 माइनस लगाओगे तो प्लस हो जाएगा ये, तो ये इसकी इक्वेशन होगी। अब इसकी इक्वेशन में मेरे को पता है अगर ये इसकी इक्वेशन है तो t,2 तो इसको सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, लेकिन ये वाला भी सेटिस्फाई करेगा m का कोऑर्डिनेट। तो अगर सर x के मैंने 0 रख दिया तो y देके जाएगा, हाँ, तो अगर मैं x के सर 0 रखूंगा तो 0 रखते ही 0 माइनस टी हो जाएगा, ये हो जाएगा y माइनस 2, ओके, ये हो जाएगा t/2, ओके, और ये माइनस टी होती है माइनस टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो मेरे को सर m का कोऑर्डिनेट मिल गया, लो 0, y की जगह बोलो 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 2 माइनस में टी स्क्वायर बाई 2, मिल गया m का डब्बा भर गया। l का डब्बा भरो, l का डब्बा तो सर पहले से ही भरा हुआ, t,2, ओके। देखो मैं इतना में ही क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इतना ही आपको रफ सीट मिलेगा WBJ में भी करने के लिए, ठीक है, तो इसलिए पूरा गंदे तरीके से करना, जगह ले ले नहीं करना, पूरा स्पेस, जिन बच्चों को आदत है ना पूरा स्पेस ले लेके सॉल्व करते हैं, WBJ एग्जाम आपके लिए नहीं है, रफ सीट ही नहीं देता इतना, ठीक है। तो जितना ज्यादा छोटा लिख सकते हो लिखो, आपका नोट्स को नहीं चेक करने जा रहा है बिल्कुल सुंदर से सजा सजा के आप सॉल्व कर रहे हो, नहीं, उतना रफ पेपर नहीं मिलेगा और आपको रफ सीट एक्स्ट्रा मिलेगा भी नहीं, कुछ भी जो करना है क्वेश्चन पेपर पे ही करना है, पीछे 2-3 एक्स्ट्रा सीट देता है, 2-3 रफ सीट देता है। तो जिन बच्चों को लंबा लंबा करके एकदम ड्रॉ करने, मतलब बड़ा बड़ा लिखते हैं, ऊपर से सजा के लिखते हैं पूरा सुंदर तरीके से नोट्स में लिखते हैं ना, वैसे तो वैसे नहीं करना है आपको, ठीक है। तो इसलिए देखो इतना सा स्पेस में ही मैंने सॉल्व कर दिया। अब ml का मिड पॉइंट h, k है, तो कितने लोग बता देंगे h की वैल्यू क्या होगी? सर इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 क्यों नहीं करते हो, t/2 क्यों नहीं बोलते हो? बोल दिया मैंने t/2, हाँ। k की जगह सर क्या बोलोगे? k की जगह बोलूंगा k की जगह बोलूंगा 2 माइनस में t स्क्वायर बाई 2, ओके, प्लस में 2 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, लेकिन सर आपने बोला था कि पैरामीटर नहीं दिखने चाहिए, पैरामीटर कैसे रिमूव करो? अरे एक से लेके दूसरे में रख दो ना, t की जगह 2h नहीं बोलोगे, हाँ, तो k इज इक्वल टू सॉरी 2 माइनस में t की जगह 2h बोल दो, 2h मतलब सर ये हो गया कहीं 4h स्क्वायर, हाँ, बाई 2, तो डायरेक्ट इसको 2h स्क्वायर नहीं लिख दू क्या? हाँ लिख दो 2h स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 2 अपॉन में 2 तो 2k लिख दूं, हाँ। अब मैं सर यहां पे 2k की जगह मैं 2y बोल दूं, क्योंकि hy की जगह x और k की जगह xy रखा जाता है, 2y माइनस में 2, हाँ सर, प्लस में 2x स्क्वायर, हाँ, और माइनस का 2, हाँ, तो 2x स्क्वायर प्लस में 2y, अच्छा 2x स्क्वायर प्लस में 2y, तो ये हो गया एक्चुअल में 2x स्क्वायर प्लस में 2y माइनस का 4 इक्वल टू 0। किसका इक्वेशन? एक्स स्क्वायर और y किसका इक्वेशन होता है? पैराबोला। सर्कल में क्या होता है? एक्स भी स्क्वायर में होता है, y भी स्क्वायर में होता है। पैराबोला में एक स्क्वायर में होता है, अगर y स्क्वायर हो गया तो x लीनियर का होगा, x का स्क्वायर हो गया तो y लीनियर में होगा। स्ट्रेट लाइन में x और y दोनों का स्क्वायर होता है, ठीक है, ठीक। और हाइपरबोला तो आप सभी लोगों को पता है, ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, लेकिन इसमें भी इंटरेस्टिंग बात, इसमें भी एक्स स्क्वायर का होता है और वाई स्क्वायर का होता है, हालांकि इसके नीचे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर डिवाइडेड में होता है, इज इक्वल टू 1, स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, लेकिन इसमें भी एक्स और वाई स्क्वायर में होता है।
इसमें एक्स और वाई लीनियर में होता है, इसमें एक्स या तो स्क्वायर का, एक स्क्वायर का दूसरा लीनियर का होता है, इसमें दोनों स्क्वायर का होता है। तो एक स्क्वायर और दूसरा लीनियर, एक स्क्वायर दूसरा लीनियर, हाई पैराबोला। ठीक है, चलिए तो क्या सीखे, देखो लोकस का क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा आपके एग्जाम में, फिर से बोल दे रहा हूं, जरूर क्वेश्चन ऐसा हो कि दिखे नहीं लोकस का क्वेश्चन, डब्ल्यूबीसी में हो ही नहीं सकता। तो यही तरीका है लोकस के क्वेश्चन में, जो मैंने सीखा कंडीशन के पीछे ढूंढना है, कंडीशन ढूंढना है, पैरामीटर रिमूव करना है। पैरामीटर रिमूव करने का तरीका, जब भी आपको पॉइंट में आ जाए तो एक से लो दूसरे में रख दो। ठीक है, चलिए लेट ओ बी दी वर्टेक्स, क्यू बी एनी पॉइंट ऑन दी पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y ऐसा दिखता है। ठीक है, ये इफ द पॉइंट P ओ बी दी वर्टेक्स, ठीक है ओके, तो ओ ओरिजिन भी है क्योंकि इसका वर्टेक्स 0,0 होगा। ठीक है, तो ये 0,0 रहा ये, ओके अच्छा। इफ द पॉइंट P, Q एक कोई पॉइंट है पैराबोला पे, ठीक है, तो कोई भी पॉइंट यहां पे मैंने मान लिया, P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट OQ, अच्छा OQ फिर एक लाइन मिलाया गया, ये एक कोई पॉइंट है P जो कि OQ को डिवाइड कर रहा है 1:3 में। ठीक है, देन द लोकस ऑफ P, आसान क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन। आपने O को यहां पे रखा, क्या है 0,0। ठीक है, आपने Q को यहां पे रखा, क्या है एक कोई कोऑर्डिनेट पैराबोला पे। अब पैराबोला पे एक कोई पॉइंट 80 स्क्वायर 280 बोल दूं, लेकिन सर 80 स्क्वायर 280 तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax में बोला जाता है, हाँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay में क्या बोला जाता है, उल्टा जस्ट अपोजिट, 280 80 स्क्वायर ये बोला जाता है। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पलट जाते हैं। तो a की वैल्यू बोलो क्या है 4, सॉरी 2, 4 को छोड़ के तो 4 इंटू 2, 4 के फॉर्म में सोचना होता है 2, तो a की वैल्यू 2, तो ये हो गया सर 4t, सोच जाओ। ठीक है, दूसरा हो गया 80 स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी है 2, तो 2t स्क्वायर। Q को मैंने क्यों बोला, क्योंकि पैराबोला पे कोई भी कोऑर्डिनेट ये माना जाता है 80 स्क्वायर 280, और जब एक्स स्क्वायर वाला पैराबोला होता है तो कोऑर्डिनेट को पलट दिया जाता है 280 80 स्क्वायर, ये याद रखना। ठीक है, अच्छा ओके, जो P है जिसका मेरे को लोकस बताना है h के, ये 1:3 में डिवाइड कर रहा है। स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन, पैराबोला का क्वेश्चन नहीं है, पैराबोला प्लस स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला पता है आपको नियम, सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, अगर 1:3 में डिवाइड कर रहा है तो h की वैल्यू बोलो, समझ गए कैसे करना है। h के मैं कंडीशन ढूंढ रहा हूं, तो h के 1:3 में डिवाइड कर रहा है, तो h की वैल्यू बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं, बताओ। हाँ, 1 इंटू 4 ऐसे क्रॉस में किया जाता है, 1 की 40 से मल्टीप्लाई, 3 की 0 से मल्टीप्लाई, 3 इंटू 0 तो 0 को क्या ही दिखाना। ठीक है, अपॉन में बोलो, अपॉन में क्या हो गया 4, तो यहां से t की वैल्यू बोलो क्या हो जाएगा, t की वैल्यू h, तो दूसरे में पैरामीटर रिमूव कर दूंगा। अब दूसरा जो आएगा k की वैल्यू, k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू 2t स्क्वायर, y का y से मल्टीप्लाई, दूसरे वाले का y से क्या आता है, तो 6t स्क्वायर। ठीक है, अच्छा सॉरी आगे 1 का करूंगा ना, 1 का 2t स्क्वायर से 2t स्क्वायर, ठीक है, और 3 का 0 से, ठीक है, और अपॉन में 4, t की जगह रखना क्या है, t की जगह h रखना है, 2h स्क्वायर अपॉन में 4, हाँ तो हो गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y। ऑप्शन नंबर डी, ओके। तो लोकस का क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं होता अगर आप ध्यान से देखोगे तो, और नहीं समझोगे जो मैंने तरीका सिखाया, अगर उस पर नहीं सोचोगे तो फिर थोड़ा मुश्किल होगा। जो मैंने सिखाया अगर वो समझ गया तो बहुत आसान होता है लोकस का क्वेश्चन। देखो पॉइंट्स वाले में जब भी पॉइंट का खेलो तो एक से मैंने पैरामीटर की वैल्यू निकाली, दूसरे में जो पैरामीटर है उसकी जगह मैंने रख दिया। ठीक है, पैरामीटर की वैल्यू इससे निकाला, इससे रख दिया। मैंने बोला था ना दूसरे और तीसरे स्टेप करते टाइम पैरामीटर को रिमूव करना पड़ता है। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या होता है, h के मानो, सॉरी कंडीशन ढूंढो। ठीक, कंडीशन ढूंढा मैंने, ये है कंडीशन, 1:3 में डिवाइड कर रहा है तो h के में यही कंडीशन है कि 1:3 में, तो सेक्शन फॉर्मूला, कंडीशन ढूंढा। ठीक है, फिर लास्ट में h की जगह x, y माना, और इन दोनों को मतलब h, के कंडीशन लगाया, x, y माना, इन दोनों के बीच में एक काम करना होता है कि t स्क्वायर जो यहां पे बैठा है पैरामीटर, इसको रिमूव करना होता है। और इसको रिमूव कहां से होगा, यहां से, एक से वैल्यू निकाली दूसरे को खिला दी। ठीक है,
चले अगला क्वेश्चन। और क्वेश्चन हैं, अभी 3 क्वेश्चन और है, चलो इसको भी देख लेते हैं। बोला है द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। इसमें a की वैल्यू तो थोड़ी अच्छी नहीं है, 9/4 है। विच पासिस द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द टेंजेंट टू द पैराबोला, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x बना लो, ऐसा दिखेगा। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द टेंजेंट विच पासिस थ्रू द पॉइंट 4,10। तो 4,10 अब कहां होगा? मैं ओरिजिन का वेट कर रहा था, अगर ओरिजिन होता तो फिर ऐसा टेंजेंट बनाना पड़ता। 4,10 कहीं यहां पे पाया गया, ठीक है, इससे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया गया। ओके अच्छा 4,10 एंड मेक्स एंगल थीटा विद द पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्सिस, जो कि थीटा एंगल बना रहा है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ठीक है, पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्सिस फॉर द पैराबोला वेयर tan थीटा ग्रेटर देन 2 इज। पूछा क्या है? द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द टेंजेंट टू द पैराबोला विच पास। अच्छा एक मिनट, बोला है कि ये टेंजेंट 4,10 से पास कर रहा है, थोड़ी बोला है कि पॉइंट ऑफ टेंजेंसी यही है। ये 4,10 से पास कर रहा है, 4,10 कहीं पे भी हो सकता है, तो आपको पॉइंट ऑफ टेंजेंसी तो बताना है। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी तो बताना बहुत आसान होता है। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी a/m² और 2a/m होती है। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी स्लोप फॉर्म में। अब स्लोप फॉर्म में क्यों सोचा, पैरामेट्रिक फॉर्म क्यों नहीं सोचा? क्योंकि ये थीटा पे बात कर रहा है, ठीक है, tan थीटा। tan थीटा मतलब उसमें बोला tan थीटा ग्रेटर देन 2, तो अगर 2 वैल्यू है तो जो बड़ा होगा 2 से उस पर आप बात करना, ठीक है। अब m की वैल्यू कैसे आएगी? आपको पता है इस लाइन की इक्वेशन, अगर ये टेंजेंट है तो स्लोप फॉर्म में इक्वेशन लिखना। अगर हर चीज थीटा पे बात करो तो हर चीज मैं स्लोप फॉर्म में बात करूंगा। y इज इक्वल टू mx प्लस में c की जगह क्या हो जाता है? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी a/m, ठीक है। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, टेंजेंट का डिफरेंट फॉर्म का इक्वेशन, ठीक है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। याद रखोगे तभी जल्दी कर पाओगे। तो अगर ये अब मेरे को m चाहिए ना, तो 4,10 से पास कर रहा है, तो 4,10 अगर इसमें रख दूं तो tan इज इक्वल टू हो जाएगा m इंटू 4, मैंने 4m प्लस में a की वैल्यू कितनी है? 9/4, तो 9/4 m, ठीक है, ओके। तो ये कहीं अपने आप में 4m 40m हो गया, ठीक है, एक मिनट, हाँ सही है। 40m इज इक्वल टू माइनस का 16m, एक मिनट कुछ गड़बड़ नहीं हुआ क्या? 16m² होगा ना, ओके, प्लस में 9 तो माइनस का 9 इक्वल टू 0, ठीक। तो यहां से आपको यहां से 16m², ठीक है, माइनस का 40m, ये तो बहुत खतरनाक आता हुआ दिख रहा है, प्लस में 9 इक्वल टू 0 हो जाएगा। 16m² माइनस में 40m प्लस का 9 इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू माइनस b दैट इज 40 प्लस माइनस अंडर द रूट में b², 40 का स्क्वायर 1600 हो जाएगा, माइनस में 4ac, 4 इंटू 16 इंटू 9 अपॉन में 2 इंटू a दैट इज 16। तो इसको मैं जल्दी से कैलकुलेट करके लिख रहा हूं, आपको करना पड़ेगा कैलकुलेशन। तो ये आप करोगे ना तो 32 आएगा। 32 आने पे m की वैल्यू आ जाएगी आपको 40 प्लस माइनस 32/32। तो यहां से m की 2 वैल्यू आएगी, m1 इज इक्वल टू हो जाएगा 40 प्लस 32/32 और m2 की वैल्यू आ जाएगी 40 माइनस 32/32। अब ये तो चलेगा नहीं, क्यों? क्योंकि यहां से आज आ जाएगा आपको 8/32, 8/32 मतलब 1/4, तो tan थीटा को बोला है ग्रेटर देन 2 से होगा, तो ये तो 2 से छोटा है, तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो m1 की वैल्यू यहां से चलेगी, यहां से क्या हो जाएगा 72 अपॉन में 32, ठीक है। तो इसको कैंसिल आउट करोगे तो हो जाएगा 9/4, 8 9 जो 72, 8 4 जो 32, तो m1 की वैल्यू हो गई 9/4, ठीक है। तो m1 की वैल्यू 9/4 यहीं चलेगा, ये 2 से बड़ा है तो ये चलेगा, ये रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है, और ये चलेगा। तो 9/4 रख दूं यहां पे, तो अगर यहां पे 9/4 रखोगे, a की वैल्यू भी 9/4 ही आई थी, और यहां से 9/4, तो ये तो 4/9 दिख रहा है, और देखो a की वैल्यू 9/4
और ये 9/4 का स्क्वायर नीचे, तो एक 9/4 एक 9/4 खत्म हो जाएगा, और 9/4 फिर ऊपर जाके 4/9 बन जाएगा। ये हो जाएगा 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 9/4, एम भी आया मेरा 9/4, तो ये तो केवल 2 होगा, तो 4/9, 2 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट -1, ठीक है, एंड मेक्स एंगल साइन इनवर्स 3/5 इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अच्छा, एक लाइन पास कर रहा है भैया -1, से, -1, यहां पे पड़ा। जब आपको पता हो कि पॉइंट कहां पे पाया जाता है तो एग्जैक्ट फोटो बनाओ। ठीक है, -1, से पास कर रही है कोई लाइन, ये हुई। ठीक है, मेक्स एंगल साइन इनवर्स 3/5, ये जो थीटा है ये साइन इनवर्स 3/5 है। ठीक है, तो साइन इनवर्स 3/5 मतलब tan इनवर्स बोलो, tan इनवर्स बोलो 3/4, हाँ 3/4 ना, हाँ ठीक है। इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इफ द लाइन मीट्स द कर्व x² इज इक्वल टू 4y - 9। अब x² इज इक्वल टू 4y - 9 कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। ठीक है, यहां पे मिल रहा है और यहां पे मिल रहा है, ए और बी। ठीक है, अच्छा देन मॉड ए बी पूछा है आपसे, आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल सवाल नहीं है। ठीक है, कैसे मुश्किल सवाल नहीं है? एक लाइन जो पास कर रही है -1, से और बना रही है 3/5 का एंगल, क्या वो मेरे को ए कॉमा बी मांग रहा है? हाँ। क्या मैंने आज का एकदम पैराबोला जैसे ही स्टार्ट किया बोला कि दो कर्व जहां पे टकरा रहे हैं, टकराने वाले पॉइंट्स निकालने का तरीका होता है कि दोनों कर्व पे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ। इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हो दो कर्व का? या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से या तो एलिमिनेशन मेथड से। यही दो मेथड होता है ना जो अपन 9, 10 से ही पढ़ के आ रहे हैं कि इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं। तो सर इसकी इक्वेशन तो दे चुका है ऊपर वाला, x² इज इक्वल टू, सॉरी इसकी पैराबोला की इक्वेशन तो वो सामने वाला ही दे रखा है, वो बोला x² इज इक्वल टू 4y - 9, मेरे से ले लो, और इसकी इक्वेशन मेरे से नहीं लो, वो दे दूंगा तब तो 1 मिनट का क्वेश्चन रहेगा। लेकिन मैं आपको इतना आसान सवाल थोड़ी देने वाला हूं, थोड़ा सा तो आपसे काम कराऊंगा। मैं इसकी इक्वेशन नहीं दे रहा हूं, मैं इसके नाम पे डेटा दे दे रहा हूं, और आप खुद से इक्वेशन लिख लो। तो अगर आप इसकी इक्वेशन लिखने जाओगे तो इसकी इक्वेशन लिखने के लिए क्या आपको पॉइंट चाहिए? क्या -1, इस पे पाया जा रहा है? हाँ, तो -1, इसकी एक फिक्स पॉइंट है। हाँ, और क्या इसका थीटा भी पता है, इसका स्लोप भी पता है? हाँ, कितना? 3/4, tan इनवर्स 3/4, तो tan थीटा कितना? 3/4। अच्छा, तो इक्वेशन इसका नहीं लिख लूंगा क्या? हाँ लिख लूंगा सर, y - 1 इज इक्वल टू 3/4 x + 1। ठीक है, ओके, तो यहां से देखूंगा तो सर क्या हो जाएगा, y - 1 इज इक्वल टू 3x। अच्छा, इसमें 4 कर दूं तो हो जाएगा 4y - 4 इज इक्वल टू 3x + 3। ठीक है, ये हो जाएगा 4y - 3x। ठीक है, और ये माइनस है तो -7 इक्वल टू 0, यही हो जाएगा ना? हाँ हाँ, तो एक में रखना, दूसरे में तो x की वैल्यू y की जगह क्या रख दूं? बोलो y की जगह क्या रख दिया जाए? x² 4, बोलो क्या रख दूं? x² प्लस में 9, उसको देख के बोलो, अपॉन में 4, y की लो मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, x² + 9 अपॉन में 4, माइनस में 3x माइनस में 7 इक्वल टू 0। अब यहां से x1 x2 आ जाएगा, और यहां से x की दो वैल्यू आएगी, x1 और x2। ये तो आसान है, तो आप निकाल लोगे, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनेगा। x1 x2 निकाल लोगे, x1 रखने पे जो पॉइंट आएगा वो y1 होगा, x2 रखने पे जो पॉइंट आएगा वो y2 होगा। तो मेरे पास x1 x2 आ गया, ये पहला टकराने वाला पॉइंट, x1 y1, x2 y2 आ गया, ये दूसरा टकराने वाला पॉइंट। मतलब ये a मिल गया मेरे को और ये b मिल गया मेरे को। अब मेरे को इन दोनों के बीच की दूरी, इतना काम आपके लिए दे रहा हूं, डू योर सेल्फ। ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन कमेंट सेक्शन में टाइम मेंशन करके जरूर देना, ठीक है? मैंने बोल दिया क्या करना है आपको। चलिए अगला और लास्ट सवाल पैराबोला का। ओके, 2022 तक देखो मैं पहुंच गया। लेट p बी अ पॉइंट 2,0 एंड q बी अ वेरिएबल पॉइंट ऑन दिस, देन द लोकस ऑफ मिड पॉइंट। ठीक है, कोई क्वेश्चन मेरे से मिस हो गया? अच्छा, ये
वही मैंने अभी इस पे देखा तो फिर पता चला ये क्वेश्चन मिस हो गया, ये क्वेश्चन भी कर ही लेते हैं। बोला है फ्रॉम द फोकस ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, फ्रॉम द फोकस ऑफ द पैराबोला। अच्छा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x कहीं ऐसा दिखेगा, ठीक है, ऐसा दिखेगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। जल्दी से इसका ए बोलो, ए बोलो, मतलब ए कितना हो गया, 4 3 जा 12 मतलब 3, ठीक है। फोकस क्या होता है, ए कॉमा 0, तो फोकस इज 3 कॉमा 0। अच्छा, फिर आगे की कहानी में क्या बोला है कि फोकस से एक रे ऑफ लाइट जा रही है, इज डायरेक्टेड इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल tan इनवर्स 3/4 विथ एक्स एक्सिस। अच्छा, एक्स एक्सिस से 3/4 एंगल बना रही है, सुनो, एक्स एक्सिस से बना रही है, इंसिडेंट एंगल 3/4 नहीं है, तो एक्स एक्सिस से बनाती हुई 3/4 की एंगल एक इंसिडेंट रे गई, पैराबोला से टकराई, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट कर गई। अब सुनना 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 सुनना, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट कैसे करेगी बताओ मेरे को। फिजिक्स पढ़े हो तो आपको पता है, अगर जो इंसिडेंट रे फोकस से जाती है पैरेलल टू इंफिनिटी हो जाती है, मतलब पैरेलल हो जाती है, तो पैरेलल हो जाएगी टकराने के बाद। ओके, तो एक्स एक्सिस से पैरेलल, इसलिए सारे इक्वेशन देखो वाई में दिए हुए हैं, सारे ऑप्शंस, सॉरी, ठीक है, सारे ऑप्शंस, सारे इक्वेशंस वाई में दिए हुए हैं। आपसे पूछ रहा है रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन, ठीक है। ओके 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 ओके, तो ये एंगल कितना है, tan इनवर्स 3/4, tan इनवर्स 3/4। अच्छा, ठीक है सर, ये इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट रे है जो कि जाके पैराबोला से टकरा रही है क्या, हाँ, टकराई नहीं तो रिफ्लेक्ट कैसे करेगी, ठीक। तो इसकी इक्वेशन में बता सकता हूं क्या, हाँ, इसकी इक्वेशन बता सकता हूं। कैसे इसकी इक्वेशन बता सकता हूं, y माइनस में 0, तो y ही लिख देता हूं डायरेक्ट, y इज इक्वल टू 3/4, एक मिनट, y इज इक्वल टू 3/4, ओके। अच्छा, ठीक है, x माइनस में x1, x माइनस में 3, ओके। अरे इसकी इक्वेशन लिख दिया मैंने, ये स्लोप हो गया, तो 4y इज इक्वल टू 3x माइनस में 9 होगा कि नहीं होगा, ठीक है, हो गया, ओके। 4y इज इक्वल टू 3x माइनस 9, तो यहां से, ठीक है, ये लाइन की इक्वेशन हो गई, ओके। क्या ये जाके टकरा रही है किससे, पैराबोला से। पैराबोला कैसा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, तो बस टकराने वाले पॉइंट पता कर लो। अब मेरे को पता है अगर ये पैरेलल है तो यहां पे जो पॉइंट आएगा, जहां पे जो पॉइंट आएगा उसका जो y कोऑर्डिनेट होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो जो y कोऑर्डिनेट होगा वही तो इसकी इक्वेशन होगी। ये तब जब मेरे को पता चल गया कि ये पैरेलल होगा, तो मेरे को पता चल गया जस्ट मेरे को इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, मेरे को इसका इक्वेशन देख बहाना है, मेरे को इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट में जो y कोऑर्डिनेट होगा वही तो मेरा इक्वेशन होगा। नहीं आया, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन क्या y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू x में होती है कि नहीं होती, हाँ, माने जो y कोऑर्डिनेट होता है वही इक्वेशन होती है उसकी, हाँ, ठीक है। तो मेरे को इसका कोऑर्डिनेट बताना है, तो अगर दोनों टकरा रहे हैं तो टकराने वाले पॉइंट निकालने का तरीका मैं कितने क्वेश्चन में बताऊं आपको, बताओ जल्दी से, क्या करना, क्या है करना, क्या बताओ, एक्स की रख दो वाई स्क्वायर बाई 12, तो 4y इज इक्वल टू, एक्स के इसलिए रख रहा हूं क्योंकि y वाला पॉइंट चाहिए मेरे को, 3 इंटू वाई स्क्वायर बाई 12, ओके, माइनस 9 रख दूं, ठीक है, तो ये हो गया 4y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 4 माइनस 9, ओके, ठीक है, तो ये हो गया आपको वाई स्क्वायर, ठीक, माइनस 9 माइनस का 16y इक्वल टू 0, तो वाई स्क्वायर माइनस में 16y माइनस का 9 इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई करने पे 9 और माइनस करने पे 16, ओ माय गुडनेस, ये क्या होगा, ओके, कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया क्या, 4y इज इक्वल टू 3x माइनस 9, सही है यहाँ तक। फिर x की जगह मेरे को वाई स्क्वायर बाई 12 रखना है, x की मैंने वाई स्क्वायर बाई 12 रख दिया, माइनस 9, उधर से 4y चल रहा है, ये हो गया 3 4 जा 12, तो ये हो गया वाई स्क्वायर बाई 4 माइनस 9, फिर मैंने 4 का एलसीएम लिया लेकिन उसको 36 बनाना भूल गया, ठीक है, इतना छोटा छोटा गलती तो मैं करता ही हूँ, ठीक है, ये तो आप मानते ही होगे। ये 4 4 जा 16 तो बना दिया, लेकिन 9 4 जा 36 कौन बनाएगा, कि जब आप एलसीएम लोगे 4 की तो ये वाई स्क्वायर माइनस में 36 हो चुका होगा, तब 4 उधर जाएगा तो 16y बन गया, लेकिन 36 बनाना भूल गया,
तो माइनस करने पे, सॉरी मल्टीप्लाई करने पे 36 और माइनस करने पे 16, ठीक है, अब सही हुआ 36, ओके। तो मल्टीप्लाई करने पे 36 और माइनस करने पे 16, 18 और 2 मल्टीप्लाई पे 36 देगा, तो y18 और y2, ठीक है। अब इसके बाद तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको मैंने शॉर्ट ट्रिक ही सिखाया। बीच वाले को बोलो क्या, बड़े वाले को क्या मिल जाएगा, बीच वाले का साइन, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, तो y इज इक्वल टू -2, ऑप्शन नहीं दिया, y इज इक्वल टू 18, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल, ये सबसे लास्ट क्वेश्चन था ये वाला। क्या बोला है, p बी अ पॉइंट 2,0 एंड q बी अ वेरिएबल पॉइंट ऑन दिस y स्क्वायर। तो y स्क्वायर के नाम पे पैराबोला ऐसी बनती है, इसको थोड़ा आगे बनाना क्योंकि इसका वर्टेक्स 0,0 नहीं है, ठीक है, ओके। तो इसको मैंने आगे बना दिया थोड़ा। ये एक पैराबोला है 2,0 कहीं यहां पे पाया जाएगा, ओके, 2,0 यहां पे पाया गया, ओके, एंड q बी अ वेरिएबल पॉइंट ऑन दिस, मतलब इस पे कोई एक पॉइंट है q, देन द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। एक मिनट, अच्छा अब p अंदर होगा कि बाहर होगा, ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना कि आप पता कर पाओ। तो इसके लिए इसका वर्टेक्स, ठीक है, अच्छा अंदर हो या बाहर हो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, मेरे को तो इसका मिड पॉइंट के बारे में बात करना है, ठीक है। तो मान जो पी क्यू ऐसा है, इसका देन द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, तो पी क्यू का आपको मिड पॉइंट का लोकस बताना है। तो फिर से वही बात, ये रहा मेरा पी और ये रहा मेरा क्यू, ठीक है, इसका मिड पॉइंट क्या होगा, एच कॉमा के, ओके। अच्छा एच कॉमा के इसका मिड पॉइंट, ठीक है। पैराबोला पे कोई पॉइंट 80 स्क्वायर कॉमा 280 में मान सकता हूं, लेकिन वो स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए होता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के लिए, ठीक है। इस पे मैं नॉर्मली x कॉमा वाई बोल देता हूं, कोई पॉइंट है x कॉमा वाई, ठीक है, या x कॉमा वाई नहीं बोलता हूं, p कॉमा क्यू बोल देता हूं, p कॉमा क्यू, ठीक। p के बारे में तो 2,0 दिया हुआ है। अब बताओ h के बारे में क्या कमेंट करोगे, h की वैल्यू क्या होगी। तो एक बच्चा बोला सर h की वैल्यू p प्लस में 2/2 हो जाएगी, सोचो p प्लस में 2/2, k की वैल्यू बोलो, k की वैल्यू क्या हो जाएगी, k की वैल्यू क्या हो जाएगी q/2, ठीक है। अच्छा अब hk के बारे में मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं pq के बारे में मेरे को पता है। कंडीशन में hk के बारे में सोचूं तो hk का कोई कंडीशन नहीं, लेकिन pq का कंडीशन है कि pq अपने आप में पैराबोला पे लाई कर रहा है, तो मैं pq की वैल्यू उसमें रख सकता हूं। मैं इस पैराबोला पे रखना चाहूं तो y की जगह मैं q-6 का होल स्क्वायर रख सकता हूं, q-6 का होल स्क्वायर, मैं pq इसमें रख दे रहा हूं क्योंकि pq पैराबोला पे ही पाया जा रहा है। इज इक्वल टू दिया हुआ है 2x-4, x की जगह क्या रखना है p-4, ठीक है। अब यहां से pq की वैल्यू बोलो hk के फॉर्म में, p की वैल्यू कितनी होगी 2h-2, 2h-2 माइनस का 4, ये हो गया, इज इक्वल टू q की वैल्यू बोलो, q की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2k, तो 2k-6 का होल स्क्वायर, इसको जस्ट सॉल्व कर लेना, ऑप्शन टिक कर देना, ठीक है। चलिए तो लोकस का क्वेश्चन कैसे करना है वो भी मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है। तो आज लास्ट लेक्चर था, अब आज के बाद अब आपका एग्जाम होगा, 2-3 दिन बाद ही आपको एग्जाम है, 24 मई को। अच्छे से एग्जाम देना और जितना मैंने पढ़ाया अगर आपने ईमानदारी से पढ़ा है तो पूरा कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम देने जाना, बहुत ही हेल्प आपको मिला होगा अभी तक जितना कुछ भी मैंने पढ़ाया, जो तरीके मैंने आपको समझाया हुआ है ना, वो तरीके पे आप फोकस करना। और लास्ट जो वीडियो है पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी का और क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना उस पर भी मैंने वीडियो कर दिया, ये दोनों वीडियो बिना देखे आप एग्जाम दिए हुए नहीं जाना, ठीक है। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। कैसा लगा मेरे से पढ़ के, जो भी स्टूडेंट ऑनेस्टली मेरा मतलब कॉन्टिन्यूसली मेरा पूरा कंटेंट फॉलो किया मैथ्स का, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। एंड फाइनली बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, थैंक यू।